हमें क्या रिक्लेम करना है, वह क्या है। अब कश्मीर, पहली बात तो जम्मू कश्मीर अलग करिए, कश्मीर, क्योंकि जम्मू लद्दाख ये भी जो बाल्टिस्तान, उनका थोड़ा संस्कृति और सभ्यता, उनका जो या जो वहाँ बकरवाल कम्युनिटीज है नॉर्थ कश्मीर की, उनका थोड़ा अलग है। पर जो कश्मीर घाटी में हम कह रहे जो खो गया है, हो सकता है मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हो सकता है कि बाकी जगह भी फैल गया हो, ये सब जो हमारे हाथ से खो गया है, चला गया है, वो कश्मीर भारत के लिए वही है जो यूरोप के लिए यूनान था, ग्रीस। भारत के ज्ञान का स्रोत आपको याद होगा कि अशोका के थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जहाँ महायान बना, कनिष्क ने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल श्रीनगर में किया, जहाँ थेरवाद के ग्रंथ और पाली बुद्धिज्म का उद्गम हुआ। अश्वघोष भी वहाँ था। ये 72 AD की बात है। निवेदन करूँगा जम्मू कश्मीर विचार मंच के अध्यक्ष श्री दिलीप मट्टू जी से कि आप आएँ। कश्मीर में आज़ादी से पहले महाराजा हरि सिंह हमारे राजा हुआ करते थे, और उनका राजा रहना कश्मीर में मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुसीबत सा बन गया था। उनको हटाने के लिए वो साम दाम दम पे जो भी कर सकते थे करते थे, और उसके लिए उनको उस समय की अंग्रेज सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया। महाराजा हरि सिंह ने हमेशा से ही ब्रिटिश रूल के खिलाफ काफ़ी कुछ बोल चुके थे, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ कश्मीर में ही एक बीज बोना शुरू कर दिया कि तुम तो मुसलमान हो, अक्सरियत में हो, तुम्हारा राजा हिंदू कैसे हो सकता है। तो ये एक नैरेटिव वहाँ पे चल पड़ा, जिसके चलते वहाँ पे एक अपराइजिंग शुरू कर दी, जो उस टाइम में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जिसके चीफ या चेयरमैन या जो भी थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ करते थे। उन्होंने उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के थ्रू कश्मीर में एक ये पूरा फैला दिया कि हिंदू राजा हमें राज कैसे कर सकता है, हम तो मुसलमान हैं, हम अक्सरियत में हैं, हमें हमारा राजा होना चाहिए, या हमें हमारी जमहूरियत जो भी हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, किसी हिंदू को नहीं मिलना चाहिए। अब हिंदू कश्मीर में तो कश्मीरी हिंदू जो थे, उसका टारगेट सबसे पहला सॉफ्ट टारगेट वही हुए, क्योंकि उनको राजा का प्रतिनिधि माना गया। तो राजा का प्रतिनिधि है, तो इस राजा के प्रतिनिधि को सबसे पहले हतोत्साहित कैसे किया जाए, कैसे उसको प्रताड़ित किया जाए। तो उन्होंने कई बार कुछ ऐसी स्कीमें बनानी शुरू कर दी कि इनको किसी तरह से हम लूटे, इनको मारे, इनको इतना हम अपमानित करें कि हमसे डरे और दबे, जिससे कि राजा भी हमारी पकड़ में आ जाए और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए। इसी के चलते अंग्रेजों ने उस समय में अब्दुल कादिर नाम के एक आदमी को कश्मीर में भेजा। ये अब्दुल कादिर जो था, ये पेशावर का रहने वाला था। इसका काम था कि कश्मीर में जाके कश्मीरी मुसलमानों को इकट्ठा करो, उनको ये बता दो कि तुम्हारा राजा हिंदू नहीं हो सकता। दूसरा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारे घर में बैठा है, वो कश्मीरी हिंदू है, क्योंकि ये राजा का प्रतिनिधि है। इसी के चलते उन्होंने 12 और 13 जुलाई की रात को श्रीनगर के सेंट्रल जेल में, जो कि हारी पर्वत के पास है, उस पर हमला कर दिया, जहां अपने जो उनके लोग थे उनको वहां से निकाला। तो जैसे ये वहां पे हादसा हुआ, तो वहां ऑब्वियसली जो राजा हरि सिंह के वहां पे सेना के लोग थे, उन्होंने फायर किया।
जिसकी वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए। ये लोग वहां से भाग के पूरे शहर में फैल गए। फैल के उन्होंने हरी पर्वत से लेके जितना भी जहलम के साथ साथ श्रीनगर का इलाका है उसमें हिंदू संपत्ति को एक तरफ से लूटना शुरू कर दिया। ये लूटपाट खुलेआम चली और इस लूटपाट का पूरा सहयोग उस वक्त की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दिया और बाद में इस सारे नैरेटिव को चेंज कर दिया गया और ये बता गया क्योंकि ये जो इसमें लोग जख्मी हो गए थे, इसमें कुछ लोग मर गए हैं, तो ये तो शहीद है, तो इनके लिए ये दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड ये आज भी है और वहाँ 13 जुलाई आज भी शहीदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन कश्मीरी हिंदू के साथ क्या हुआ ये सिर्फ हिंदुओं को ही पता है और किसी को कुछ पता नहीं। आज आपके बीच में इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने इस प्रोग्राम को इसी कारण आयोजित किया कि हम हमारे जो यूथ आने वाली है जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कम से हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों को बताएं कि इस दिन कश्मीर में हुआ क्या था। वरना कल को हमारा इतिहास हमें इसके लिए दोषी ठहराएगा, क्योंकि जो आज बात चली है वो तो वहाँ पे किताबों में चल रही है और हम कहीं इसके सामने नहीं आते हैं। इसीलिए आज हमने इस वाटरलू डे को एज अ फ्लैग डे हम प्रोटेस्ट करते आए। हम कई सालों से इसको करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल से हमने ये किया कि हम अपने यूथ को इसके साथ जोड़ेंगे और इसको अपने यूथ तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे यूथ इसमें पूरी युवा हो। मैं निवेदन करूँगा प्रोफेसर कपिल कपूर जी से सब पधारिए और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए। अगर हम अपने देश का पूरा इतिहास देखें तो ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ जेनोसाइड, ये इस देश के इस कम्युनिटी, इस धर्म के लोगों का पहला जीनोसाइड नहीं है। काफ़ी सदियों से आप सब जानते हैं, वो रिकॉर्ड में है, लिखा गया, खासकर उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखा कि जब भी किसी शहर पे कब्जा होता था तो वहाँ का जो पूजा स्थल होता था उसे तोड़ा जाता था, उसकी जगह एक दूसरा पूजा स्थल बनता था। एक ब्राह्मण कवि ने 16वीं शताब्दी में लिखा कि मेरे पूजा स्थल, मेरे बुद्ध खाने की ताकत देखो कि टूट कर भी उसी का घर रहता है, क्योंकि वो दूसरा पूजा स्थल बन जाता था। और उसके बाद वो स्लॉटर होता था, क्योंकि मंदिरों के चारों तरफ ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण क्योंकि मॉरल लीडर्स से समाज को इकट्ठा रखते थे और युद्ध करने के लिए भी प्रेरित करते थे, तो उनका स्लॉटर होता था। और बाकी लड़कियों का ये सब जानते हैं हम, तो ये पहला नहीं है। एक एस्टिमेट है कि 80 मिलियन, मतलब कोई 600-700 साल में 80 मिलियन पीपल, हिंदूज, the population reduced in 600-700 years, Hindu population by 80 million. अभी भी फरगाना, उज़्बेकिस्तान में आपको रिकॉर्ड मिलते हैं कि हिंदू स्लेव्स किस किस भाव में बिकते थे। और जो हिंदू कुश माउंटेन है, जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, एक पहाड़ का नाम हिंदुओं पे है। जब कुश का अर्थ समझ आया कि हिंदुओं को मारने वाला पहाड़, कुशावर्त घाट, और क्योंकि पकड़ के ले जाते थे और यहाँ का तो वार्म क्लाइमेट है, कपड़े पहने वही और वहाँ ठंड होती थी, कई प्रतिशत लोग तो उसी ठंड में ही मर जाते थे। तो ये पहला नहीं है। एक समय में हिंदू समुद्र था इस पूरे जम्बू द्वीप से भी बाहर,
हिंदू धर्म का समुद्र था। वो घटता 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 और कटता कटता अब इस अभी 47 के बाद और कट के अब एक छोटे भूभाग में रह गया है, और यहाँ भी इसके ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर दबाव है। इस पूरे घटनाक्रम में कश्मीर का जो बहुत पुराना नहीं, अब का जो इतिहास है वो इसका एक छोटा सा ट्रेलर है कि क्या हो सकता है, और अगर हम सुचारू रूप से ध्यान न करें तो क्या हो सके वो होगा। इसका एक 1988-87 में मैं श्रीनगर में था, 88 में शायद किसी साहित्य अकेडमी के फंक्शन में गए थे। उस वक्त दो प्रकार के अनुभव हुए। एक तो एक प्रकार की टेंशन बहुत क्लियर थी लोगों में, और जब आप उनसे बात करते थे तो वो आपको कैसे देखते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी था कि जैसे जब मैं शंकराचार्य हिल गया तो यूनिवर्सिटी के ड्राइवर साहब थे, मुसलमान सज्जन ही थे, 55 साल के। तो जैसे हम बेस पे पहुंचे तो वो घूम के कहते हैं कि आपने अंडा, मांस, मीट या शराब तो नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो लेता नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा अगर लिया हो तो नहीं जाना है मंदिर में। तो ये एक प्रकार का एक्सपीरियंस था। एक टोकरी लेनी थी विलो की, मिली नहीं कहीं, एक दुकान पे लटकी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये कितने की है? बोले बिकाऊ नहीं है। तो किस लिए चाहिए? हमने कहा हमारी पत्नी और बेटी फूल तोड़ते हैं पूजा के लिए। अरे साहब इसको ले जाइए, और काटा और कहा धो दीजिए। फिर बोले मैं ही धो देता हूँ। ये एक प्रकार का, पर हवा में एक टेंशन थी। और उसके बाद जो शुरू हुआ और जो हुआ तो कत्लेआम ही हुआ। जिस प्रकार से हुआ वो हम सब जानते हैं। कश्मीर ऐसा लग रहा, कश्मीर देखिए, कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर इसमें भेद है। जम्मू एंड कश्मीर जो महाराजा रणजीत सिंह जी का जिन्होंने जिक्र किया, महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह को दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, खरीद लिया, पर वो महाराजा रणजीत सिंह की किंगडम थी। हरि सिंह डोगरा का राज था। और उस वक्त एक मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 1800 से पहले कश्मीर में 200 साल अफगान्स का वो राज रहा, अफगानों का, और उनका बड़ा दुर्दांत राज्य था। बहुत जुल्म किए अफगानों ने कश्मीरियों पर, औरतों पर। और जब 1815 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर जीता, दीवान अमीर चंद उसके जनरल थे जिन्होंने वो जीता, तो एक अंग्रेज ट्रैवलर ने लिखा हुआ है कि वहां के मुसलमानों ने दिवाली मनाई और अल्लाह का शुक्र किया कि हिंदुओं का राज आया। ये रिकॉर्ड में है। उसके बाद कैसा बदलाव आया, क्या आया, देखिए। हमारा इस पूरे प्रकरण में एक प्रकार का सभ्यताओं का जो विरोध है, उसने इस आपस के इसको एक बहुत ही वायलेंट, हिंसात्मक रूप दे दिया सभ्यताओं के विरोध में। पहले भी नॉर्थ वेस्ट से इधर से युद्ध होते थे, परंतु इतना वैंडलिज्म, इतना तोड़फोड़ नहीं होता था, और अब हुआ। क्योंकि वो एक हंटिंगटन ने तो किताब लिखी, पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट 10वीं-11वीं शताब्दी, 9वीं-10वीं-11वीं शताब्दी से शुरू है और हो रहा है। अभी हमने
क्या रिक्लेम करना है, वह क्या है। अब कश्मीर, पहली बात तो जम्मू कश्मीर अलग करिए, कश्मीर, क्योंकि जम्मू लद्दाख ये भी जो बाल्टिस्तान, उनका थोड़ा संस्कृति और सभ्यता, उनका जो या जो वहाँ बकरवाल कम्युनिटीज है नॉर्थ कश्मीर की, उनका थोड़ा अलग है। पर जो कश्मीर घाटी में हम कह रहे जो खो गया है, हो सकता है मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, हो सकता है कि बाकी जगह भी फैल गया हो, ये सब जो हमारे हाथ से खो गया है, चला गया है, वो कश्मीर भारत के लिए वही है जो यूरोप के लिए यूनान था, ग्रीस। भारत के ज्ञान का स्रोत आपको याद होगा कि अशोका के थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जहाँ महायान बना, कनिष्क ने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल श्रीनगर में किया, जहाँ थेरवाद के ग्रंथ और पाली बुद्धिज्म का उद्गम हुआ। अश्वघोष भी वहाँ था। ये 72 AD की बात है। तो ज्ञान की परंपरा और ज्ञान का स्रोत, और ललितादित्य 7वीं शताब्दी का ललितादित्य बहुत पावरफुल राजा था। उसकी किंगडम सेंट्रल इंडिया में, उसके समय से लेके 7वीं शताब्दी से कश्मीर व्याकरण और काव्य शास्त्र और दर्शन, शैव दर्शन का केंद्र बन गया। और पूरी हमारी बौद्धिक परंपरा अभिनव गुप्त के समय ये उस समय के वर्णन है कि जब अभिनव गुप्त, जिन्होंने 41 ग्रंथों की रचना की, जब अपना कोई नया ग्रंथ रचते थे और पढ़ाते थे, तो दूर दूर से, कर्नाटक से, केरला से, उत्तर पूर्व से विद्यार्थी आते थे। और जैसे कि उस समय की बौद्धिक और शैक्षिक संस्कृति थी, वो ग्रंथ बड़े प्रतिभाशाली शिष्यों को वहाँ के गुरु भेजते थे और वो वहाँ सुनते थे, समझते थे। जब ग्रंथ समझ आ जाता था तो पांडुलिपि बनाते थे और पांडुलिपि बना के पूरे देश में ले जाते थे। तो शैव दर्शन और इस सब का तो ये इतना बड़ा केंद्र रहा, म्यूजिक का केंद्र रहा। तो जो खो गया है वो सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं खोई है, एक माइंडस्केप खो गई है। माइंड की, हमारा जो मन है, जो बौद्धिक मन है, चेतना जो है, उसका एक भाग समझिए कॉमा में चला गया है एक प्रकार का। और हमें रिक्लेम शब्द का मैं सोच रहा था हिंदी क्या करेंगे, वापस लेना, या अगस्त ऋषि के बारे में कहते हैं उन्होंने केरल का उद्धार किया। उद्धार शब्द मतलब वो एक समुद्र में था, समुद्र से निकाला। जो आजकल जिस प्रकार का व्यवहार कश्मीरी लोग कर रहे हैं, कश्मीर के लोग, आप तो देखते ही हैं, फलाना मोहम्मद भट्ट या दर या गुज्जू, वो ड्युअलिटी उनमें है, भूले तो नहीं है। पर जब एक बार बदल गए, पलट गए एक बार, तो फिर बिल्कुल अंत तक जाते हैं। पर वो उन लोगों का, वो जो लोग हैं, वही उन्हीं के पुरखे थे जो हमारे ज्ञान में, हमारा ज्ञान जिन्होंने रचा, पर अब वो हमारे लिए खो गए। तो इसका उद्धार कैसे किया जाए? शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए, सिर्फ शस्त्र के बिना भी नहीं होगा, हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा। हिंदू प्रकृति है एक कि जब हम ताकतवर हो जाते हैं और जब शत्रु बोध हमारा कम हो जाता है और फिर हमारा शत्रु की तरफ थोड़ा दया वाला रुख बन जाता है, जब हम शक्तिशाली हो जाते हैं।
पर वो एक कमजोरी है जिसके कारण हमारी कौम ने काफी कीमत चुकाई है। ये वो एक ऐसी संस्कृति है, इतना जो आभास है उनका हमारे साथ। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या विश्वास कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। पर अगर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर स्थितियां बदलनी पड़ेगी। और जिन कारणों से आज का कश्मीरी अपने शारदा वन और अपने शंकराचार्य हिल और अपने परी महल और अपने हरि पर्वत से टूट गया है, जिन कारणों से, अब तो सब ये जानते ही हैं कि दारा शिकोह ने परी महल में 66 उपनिषदों का अनुवाद किया और उसी अनुवाद से यूरोप में एक रेवोल्यूशन आया। और अगर संस्कृत स्टडीज यूरोप में हुई तो दारा शिकोह के अनुवाद के कारण हुई। अगर उन सब से आज का कश्मीर टूट गया है तो उसके कारण, उसका पहला कारण तो शिक्षा ही है। जैसे ही एजुकेशन उनके हाथ में आई, कश्मीर यूनिवर्सिटी, मैं जब गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी तो मैंने सोचा कि यहाँ भी कश्मीर में 88 में सर अखबारें पढ़ते थे तो लगता था कि वहाँ हर वक्त गोली चल रही है, हर वक्त लड़ाई हो रही है। वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में एक भी लड़की बुर्के में या हिजाब में नहीं देखी, उस वक्त नहीं देखी। और उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। मेरे साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब थे, पक्के अचकन वाले, तो वो मुझे कान में कहते हैं, जब उन्होंने नृत्य किया तो मुझे कहते हैं, भाई साहब ये तो हमारे अलीगढ़ में भी नहीं हो सकता। पर ऐसे परिस्थिति जो बदली, क्योंकि जो उनकी ग्रंथ आधारित शिक्षा है और जिस तरह उन्होंने 2 काम किए, कश्मीरी भाषा को निकाल दिया और संस्कृत को निकाल दिया। मतलब संस्कृत और कश्मीरी भाषा को शिक्षा से निकालना और ऐसे लोगों को शिक्षक बनाना जो शिक्षक कम और धर्म परिवर्तक ज्यादा है, परिवर्तन करने वाले ज्यादा है, ऐसे लोग शिक्षक। तो दूसरी बात, ये तो हुई शास्त्र की बात। ये भी करने के लिए शास्त्र चाहिए, पहले कमजोर कंट्रोल चाहिए। अब आप जानते हैं कि 47 में बंटवारा हुआ देश, बाकी लोग स्वतंत्रता कहते हैं, पंजाब के लोग बंटवारा कहते हैं। 47 में बंटवारा हुआ, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 54 में, डेट्स देखिए, 47 में बंटवारा, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन और 54 में हमारे प्रधानमंत्री ने एग्रीमेंट किया कि जो लोग कश्मीर के बाहर से कश्मीर आते हैं उनको सिटीजनशिप राइट नहीं मिलेंगे। कब से? 1944 से। 1944 से सर, हमें 47 का बंटवारा, 50 का कॉन्स्टिट्यूशन, 54 की एग्रीमेंट के 44 के बाद भी जो लोग वहां आए उनको सिटीजनशिप राइट नहीं है, क्योंकि देश के टूटने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और नॉर्थ वेस्ट के लोग धीरे धीरे कश्मीर की तरफ। आपको याद होगा कि पहले जम्मू कश्मीर से कश्मीर या जम्मू से जाना मुश्किल था, रावलपिंडी से श्रीनगर की सीधी सड़क रावलपिंडी, तो लोगों ने जाना शुरू किया। तो वो जो डेमोग्राफिक चेंज जो कश्मीर में होता, उसको रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा रेडीली ये एग्रीमेंट किया। उनके अब जो 1-1.5 लाख उनके जो डिसेंडेंट हैं, उनका कोई राइट नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते। हमें ये सब कहते हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा, हमें जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं उससे हमको कश्मीर स्टेट को बिल्कुल दूसरी स्टेट्स की तरह कर देना चाहिए। अगर कश्मीरी लोग यहाँ जमीन खरीद सकते हैं तो मुझे भी खरीदने का हक होना चाहिए।
अगर वो यहाँ आके रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तो मुझे भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में अब तो चांसलर ही कहना पड़ेगा, 79 साल का हूँ, मास्टर तो कह नहीं सकता, आई एम नॉट 79, तो मुझे भी भेजिए वहाँ, मैं भी पढ़ाऊँ। वो पूरा बराबर का कम नहीं किसी को कर रहे, बराबर का। जब तक आप हम लोग भी आसाम में, आपको पता है किसने कब डेलिबरेटली डेमोग्राफी चेंज किया, ताकि नॉर्थ आसाम में हिंदूज वेंट इनटू माइनॉरिटी। हम लोग सचेत नहीं होते। और एक है कि कभी हम लोग विष्णु के पुजारी थे, फिर लक्ष्मी विष्णु के पुजारी बन गए, आजकल विष्णु भी छोड़ दिया, सिर्फ लक्ष्मी के पुजारी। और ना क्षात्र धर्म रहा, न शत्रु बोध रहा। वो क्या था, लाइट वेन में फिर न माँ बाप न भैया, सबसे बड़ा तो भैया। हिंदू को पैसा दे दो, कंफर्टेबल लाइफ, वी आर ऑल इन ए कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड either we are going to protect our civilization, जो कौम अपने मंदिरों, अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सकती, वो कौम नष्ट हो जाती है। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट। तो हमें डिसाइड करना, सिविलाइजेशन के लिए लड़ना है। अगर सिविलाइजेशन के लिए लड़ेंगे, अपने मूल्यों के लिए, तो हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। मैं और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, सिर्फ आपको पता है, अगर आप हिस्ट्री, अशोक है, कनिष्क है ना, कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, और पूरा बौद्धिक इतिहास है। और फिर ये डोगरों का राज, महाराजा रणजीत सिंह है, डोगरों का राज है। अब मैं समझता हूँ कि ये अब 1988-87 तक आप जाके आराम से बात भी कर सकते थे। बोटमैन भी जो थे वहाँ के, उनसे हम बात कर सकते थे। हमें वो गार्ड कहते थे मत बात करिए, पर इतना अवेयरनेस, इतना है, इतनी शय हम जानते हैं बाहर से भी, इधर से भी, पर पूरी सशक्त, एक बार डिटर्मिनेशन के साथ शस्त्र से कंट्रोल करके फिर शास्त्र को बदलना पड़ेगा। है उन्हीं का। अभिनव गुप्त की गुफा उन्होंने बंद कर दी है। अब उस गुफा में आप जा नहीं सकते, जिसमें 1000 कुछ में वो अपने 1000 शिष्यों के साथ गए थे, और अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। वो बदलेंगे तो वही लोग अपने आप जागृत होंगे कि ये तो हमारे ही हैं, हम ये हैं। उनका आइडेंटिटी क्राइसिस भी है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी रिजॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। निवेदन करूंगा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से आए और अपना संबोधन दें। यहाँ पर जो विषय है, रिक्लेमिंग द कश्मीर, द सेक्रेड लैंड। सेक्रेड लैंड क्या है? पुण्य भूमि। हम सब ये जानते हैं कि पूरे विश्व में यदि पुण्य भूमि मानी जाती है तो वो भारत माना जाता है। क्यों माना जाता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, गायन्ति देवः किरीटिकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग्य भवन्ति भूयः पुरुषा सर्वत्वा। इसका अर्थ हुआ, धन्य है वह भारत भूमि, देवता भी इसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग के समस्त सुखों का भोग करने के बाद भी मनुष्य रूप में इस भूमि पर जन्म लेने को लालायित रहते हैं। देखिए, देवता बहुत उच्च कोटि की जीवन का स्तर है, और मुक्ति नहीं है। मुक्ति मनुष्य के रूप से ही मिलेगी, और मुक्ति जहां पर जिस भूमि से मिलेगी, वह भूमि यही भारत भूमि है जहां से मुक्ति मिलती थी। इसीलिए देवता होने के बाद भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जन्म की आकांक्षा रखते थे। और आप ये भी समझिए, उस मोक्ष भूमि का सबसे पवित्र हिस्सों में से एक कश्मीर आज
उस भारत भूमि की पीड़ा का सबसे बड़ा प्रतीक और सबसे बड़ा कारण बन गया। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर अभी कपूर साहब ने कहा जो जेनोसाइड हुई, लोग मारे गए, आप सब लोगों में से शायद कुछ लोगों को पता हो, इसके ऊपर कुछ लोगों ने एक ऑफिशियल यानी औपचारिक रूप से भी अध्ययन करके कुछ निकालने का प्रयास किया है कि विश्व के इतिहास में सामान्यतः युद्धों में और नरसंहारों में कितने लोग मारे गए। तो एक सज्जन हुए हैं आरजी रमल, उन्होंने अध्ययन करके निकाला कि पिछले 2000 वर्षों में तकरीबन 84 करोड़ से लेके 1 अरब 40 करोड़ लोग तक युद्ध और नरसंहार में विश्व के भिन्न भिन्न हिस्सों में मारे गए। केवल युद्ध और नरसंहार की बात है, इसमें प्राकृतिक आपदाएं और वो सब शामिल नहीं है। केवल भारत को छोड़कर 13वीं शताब्दी से पहले भारत में नरसंहार नहीं होते थे, और जो एक आध उल्लेख है कलिंग युद्ध जैसे, उसकी संख्या हजारों में थी, कभी नहीं। तो आप ये समझ लीजिए जो इसको नाम पुण्य भूमि कहते थे वो ऐसे ही नहीं था। दूसरा आप ये भी समझिए कि दुनिया में कोई देश जिसके ऊपर विदेशी शासन रहा 40 साल, 50 साल, 100 साल भी पूरा नहीं कर पाए, 2 या 3 पीढ़ी लगी, एवरीथिंग गॉट कन्वर्टेड, एवरीथिंग फिनिश्ड। सिर्फ हम ही एक ऐसे देश हैं जो 327 बीसी में अलेक्जेंडर आया था, वहां से शुरू होता है प्रोसेस, उसके बाद ग्रीक, हूण, शक, यमन, पार्थियन, उसके बाद तुर्क, मंगोल होते हुए फिर 800 साल की डायरेक्ट गुलामी, और उसके बाद भी हम यथावत हैं, तो हम ऐसे ही नहीं थे। दुनिया में किसी देश की इकोनॉमी को फॉरेन डोमिनेशन में तबाह होने में 20, 25, 30 साल से ज्यादा नहीं लगते, पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर आता है पैसे के लिए। भारत में बहुत संपदा है, संपत्ति है, फिर ये जितने हूण शक आते हैं धन संपत्ति के लिए, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है धन संपत्ति लूटने को, महमूद गजनवी आता है धन संपत्ति लूटने को, तुर्क अफगान आते हैं धन संपत्ति लूटने को। लूटते लूटते भी धन संपत्ति इतनी रहती है कि 15वीं शताब्दी आती तो मैगेलिन जहाज लेके घूमता है तो भारत का रास्ता ढूंढने को, कोलंबस जहाज लेके घूमता है तो भारत का रास्ता ढूंढने को, वास्को डी गामा जहाज लेके घूमता है तो भारत का रास्ता ढूंढने को। और उसके बाद अंग्रेज आते हैं 18वीं शताब्दी में तो भारत के की संपत्ति को लेकर 2200 साल लगे हमारी संपत्ति को लूटने में। यह ऐसे ही नहीं था, इसीलिए इसे पुण्य भूमि कहते थे। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर की बात आती है, दुर्भाग्य, जैसे आपने एक बात कही कि हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता और वहां कहा जाता बंटवारा, तो दोनों घटनाएं एक साथ हुई, इनसेपरेबल थी, और इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के साथ विभाजन भी था, विभाजन भारत की स्वतंत्रता के इतिहास का अविभाज्य अंग हो गया। अब यहां से एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, कश्मीर के लिए एक विचित्र प्रकार की स्थिति। दुनिया में कई जगहों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और हर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब वो शुरू होता है तो जो देश बड़ा होता है, ताकतवर होता है, उसकी फौज जाकर कब्जा कर लेती है। 47 में हम आजाद हुए, विभाजित हुए, हमने आक्रमण नहीं शुरू किया था। अक्टूबर 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, एक भी विशेष प्रावधान नहीं था, बिल्कुल वही था जो अन्य राज्यों के लिए, अन्य रियासतों के लिए था। ये सब बाद में जोड़े गए, शुरू उन्होंने किया, हमारी फौज गई, हमने जीतना शुरू किया, और जीतती हुई फौज ने युद्ध विराम कर दिया। ये विचित्र स्थिति हमने कश्मीर के साथ। अब आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस में वो देश जाता है जो छोटा होता, कमजोर होता, जिसकी फौज हार रही होती है। यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, फौज हमारी जीत रही, तो हम यूनाइटेड नेशंस में चले गए। दूसरा, हमने
घात ये। तीसरा जो कपूर साहब ने बताया कि 1954 में प्रावधान लाते हैं, 1944 में जोड़ते हैं, और संवैधानिक व्यवस्था में ऐसा होता है, पहली बार एक ऐसा संविधान संशोधन पारित होता है जो किसी सदन में कभी रखा ही नहीं गया। राष्ट्रपति की राजआज्ञा से, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, संविधान पे इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया गया। वो भी कश्मीर के साथ हुआ। यह नियति थी। और उसके बाद पिछले 60-65 सालों में एक अटल जी की सरकार का दौर छोड़ दे उस समय का, तो दुनिया में जहां कहीं भी आप देखेंगे कोई प्रॉब्लम है तो छोटा और कमजोर कहता है कि ये बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। यहाँ उल्टा था, हम बड़े और ताकतवर होकर कहते थे ये छोटा है, ये कमजोर है, ये हमें सता रहा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भारत का एकीकरण होना था तो सभी रियासतों का सम्मेलन हो गया, एक से एक पेचीदा मामले सॉल्व हो गए। हैदराबाद सॉल्व हो गया, जूनागढ़ सॉल्व हो गया, भोपाल सॉल्व हो गया, अरे गोवा भी सॉल्व हो गया, क्योंकि सब जगह सरदार पटेल निर्णय लेने के लिए पूर्णतः सक्षम और सर्वाधिकारी थे। अब संयोग से जवाहरलाल नेहरू जी मूलतः कश्मीर के थे, एक जगह उन्होंने उंगली रख दी और ऐसा खच्चर फंसाया कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा की। और आप देखिए, और उसके बाद निरंतर जो कुछ होता रहा, नेहरू जी ने क्या वर्ड यूज किया था? कश्मीर इज द सिंबल ऑफ आवर सेक्युलरिज्म। अरे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में की डिबेट्स में आप देखिए कितनी बार सेक्युलर वर्ड आया। जो आज कहते हैं ना हमारा संविधान सेक्युलर था, हमारा संविधान नहीं, हमारा विधान और विचार सेक्युलर था। संविधान तो 1976 में जब लोकतंत्र का गला घोटकर पूरी तरीके से इमरजेंसी लगी थी, सारा विपक्ष जेल में था, तरह तरह के आरोपों में विपक्ष की अनुपस्थिति में संविधान संशोधन पारित करके संविधान में जोड़ा गया है। दोनों में ये मूलभूत अंतर है। तो नेहरू जी ने जो ये अपना प्रयोग करना शुरू किया, और उस प्रयोग का प्रभाव ये हो गया जो भारत की सेक्युलरिज्म के नहीं, पुण्य भूमि की सनातन पीड़ा का प्रतीक हो गया। और अभी जो कपूर साहब ने एक और बात कही कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोग आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। मेरे भाई, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, उस रिलेटिविटी में जो टाइम का प्रोपगेशन है ना, वो साइक्लिक है। ये ठीक है कि वो साइकिल इतना छोटा है कि 10⁻³ सेकंड का शायद एक साइकिल होता है। इसीलिए जब साइक्लिक आगे चलता है तो समय की हर चीज साइक्लिक है। धरती घूमती है साइक्लिक, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है साइक्लिक। इसके अलावा गैलेक्सी, मिल्की वे, यूनिवर्स का क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ साइक्लिक है। इसीलिए सदैव हमारे यहाँ काल चक्र कहा गया है। इसका क्या हुआ? आज दिन में यदि इस समय 5:30 बजे हैं तो कुछ 24 घंटे बाद फिर 5:30 बजेंगे। काल चक्र की गति में जो व्यक्ति उसको समझने की वह चूक करता है, दोबारा वो वक्त फिर आता है। इसलिए साइंटिफिक होकर सोचिए तो इतिहास से सबक जरूर लीजिए, क्योंकि इतिहास अपने को दोहराता है। और जिन लोगों को उसके बाद भी समझ में आ रहा है, जैसा कपूर साहब ने कहा कि भाई कंफर्टेबल जीवन मिल गया, खाओ पियो आनंद से रहो। आज की युवा पीढ़ी को बताया जाता है भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है। देखिए सामूहिक पावर क्या है। मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में अच्छी एजुकेशन पाके, बड़ी मल्टीनेशनल में नौकरी करके लाखों रुपए महीने की सैलरी मिल जाए और उसके बाद डिस्कोथेक और पब में डांस करें, बस यही जिंदगी है। अगर ये यूथ है तो याद रख लीजिए वो कश्मीर में पत्थर फेंकने वाला भी यूथ ही है, और नक्सल इलाकों में मुट्ठी भर अनाज लेकर AK-47 से लड़ाई करने वाला भी यूथ ही है। और ये समझ लीजिए जब कंफर्टेबल यूथ और एग्रेसिव यूथ की लड़ाई होती है तो हशर देख लो यूरोप में क्या होता है। यूरोप की संस्कृति तो उसका प्रतीक है ना, खाओ पियो आनंद से रहो, डिस्कोथेक पब में घूमो, शादी भी करने की जरूरत नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, सब कुछ करो, जब मूड में आए जो करो, देख लो भाई क्या हो रहा है अपनी आंखों के सामने। इसलिए हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं बताई गई, जो परंपराएं बताई गई, वो क्यों समझने की जरूरत है? जानते क्यों समझने की जरूरत है? देखिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, आजकल यूथ के ऊपर बड़ा जोर है।
युवा नेतृत्व। मगर होता क्या है इस देश में, सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन रहा? अभी हाल के वर्षों में अखिलेश यादव जी थे, उससे पहले कौन थे? उमर अब्दुल्ला। दोनों के रिजीम में स्टेट का क्या हाल हुआ? उसे सबसे देश के युवा मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल कुमार महंत असम के। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन था? स्वर्गीय राजीव गांधी। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हुई, 400 की मेजॉरिटी, और ले जाके वहां पटका कांग्रेस को। 30 साल हो गए आज तक मेजॉरिटी हुई नसीब नहीं हुई, बल्कि अब तो 100 का भी नहीं नसीब होगा। सबसे कम आयु में सबसे शक्तिशाली नेता कौन रहा है भारत के इतिहास में? संजय गांधी at the age of 30 was de facto prime minister, and it was Sanjay Gandhi who led to disaster of Congress in 77. हमने कांग्रेस 15-20 साल और क्यों ये गलती हो जाती है? युवाओं का जो मोटिवेशन है ना और जो समझ है वो हमारे यहाँ डेवलप नहीं करने दी जाती। आज कल आप देखते हैं ना कि हर विज्ञापन में दिखाया जाता है कि बच्चा अपने माँ बाप को समझा रहा है। ये व्यवस्था पर आघात करने का एक सुनियोजित व्यवस्था है। देखिए 20-21 साल का लड़का पास आउट होकर निकलता है यूनिवर्सिटी से और वो कहता है बस मैंने तो कमाल कर दिया, पहली बार मैं निकला हूँ और ये पहली बार मैंने नौकरी पाई है, पहली बार मैं बाहर निकला हूँ, दुनिया को बदल के रख दूंगा। 81-82 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ होता है तो मनी मन सोचता है बेटा ऐसा बात नहीं, हर साल ऐसे ही हजारों बच्चे निकलते हैं, इतना आसान नहीं है दुनिया को बदलना, 10-20 साल बाद तुम बदलना शुरू हो गए। ये मैं उदाहरण क्यों बता रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80-82 साल की उम्र का एक क्लर्क 20 और 21 साल की उम्र के IAS अफसर से ज्यादा समझदार होता है कुछ मामलों में। इंटेलिजेंट होना अलग बात होती है, मगर इसलिए हम कह रहे हैं भाई वो सभ्यता है ना अभी युवा है, युवा नहीं है, शैशव काल में। तो पश्चिमी सभ्यता को लगता है मैंने कमाल कर दिया, पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया, पहली बार हम चांद पे पहुंच गए, पहली बार हमने टेलीकम्युनिकेशन डेवलप कर दिया, पहली बार हमने मिसाइल बना लिया। हम बड़ी बुजुर्ग सिविलाइजेशन है, हमने वो काल चक्र कई बार देखा है, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन, और गलतियों का सबक है, इसलिए हमें लेना होगा। अब दुर्भाग्य में क्या कह रहा हूं, भारत की जो ज्ञान परंपरा थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है वो कश्मीर में देखिए। इतिहास किस रूप में पढ़ाया जाता है वो देख लीजिए। जैसे अभी उल्लेख किया इससे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कि कश्मीर का राजा ललितादित्य, जिसका ललितादित्य मुक्तापीठ इनका उल्लेख मिलता है राजतरंगिणी में, तो उनका जो साम्राज्य है शायद विश्व के ज्ञात इतिहास में कुछ ही राजा हैं जो साम्राज्य के समकक्ष हैं। कैस्पियन सी तक उसका शासन माना जाता है, उधर दक्षिण भारत तक और उधर ब्रह्मपुत्र तक, मगर वो इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, अगर आप फॉरेन में पढ़ेंगे जाके तो कहीं ब्रिटेन की हिस्ट्री में, ब्रिटेन की किताबों में लिखा होगा अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया था ललितादित्य मुक्तापीठ, पर भारत की पीढ़ी को सिर्फ एक ही अलेक्जेंडर पता है, वो था यूनान का, भारत का कोई नहीं। और ये जो छल है ये भारत के हर अंचल के साथ है। आज आप कश्मीर से हैं तो आपको ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में पता है, और राजेंद्र चोल के बारे में कितनों को पता है। आज का तंजावुर वो तमिलनाडु नजर आता है कहां? इंडोनेशिया तक। तो असम के लचित बरफुकन के बारे में कितने लोगों को पता है? क्योंकि इतिहास हमें भारत का नहीं पढ़ाया जाता है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ाया जाता है। सिर्फ दिल्ली का इतिहास और भारत की पराजय और पराभव का इतिहास। मतलब बाजीराव पेशवा 40 लड़ाइयां जीतते हैं तो जीती हुई 40 लड़ाइयों का एक भी उल्लेख किसी हमारी बुक में नहीं है। हाँ, उसके बाद आज की युवा पीढ़ी को क्या बताया जाता है? हाँ ना, वो एक आशिक थे, ये जरूर आप समझाने में सफल थे। उन्होंने कितने बड़े योद्धा थे, कैसे जीता, वो कुछ नहीं। हाँ, बल्कि वो भी आप लास्ट में क्या दिखाइए कि वो एक बेबस मजनू होकर मर गए। फिर आप देखिए जितने भी प्रकार के हमारे ज्ञान विज्ञान थे, कश्मीर जिसका केंद्र था, उन सारी चीजों को सिस्टमेटिकली डाउन प्ले करते हुए
हमारे दिमाग में एक सिस्टमेटिक दूसरे प्रकार की चीज भरने का प्रयास किया गया। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कंफर्ट में आ गए और आपने नजर उठाकर गौर से नहीं देखा तो क्या होगा। जैसे कश्मीर के इतिहास में यह भी है कि 13वीं शताब्दी तक, वहां पर करीब 1 शताब्दी तक जब मुस्लिम रूलर भी आ गए तो शासन संस्कृत में चल रहा था। वो लोग भी अपना राज्याभिषेक वैदिक रीत से भी करवाते थे। फिर जब सिकंदर बुत शिकन आया, अब उसका नाम ही है सिकंदर बुत शिकन, क्योंकि वो तोड़ने में, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने में सबसे उसने बड़ा भारी काम किया, इसलिए उसको उपाधि इस प्रकार की मिल गई। अब उसे कहा जाता है जी हमारी साझा संस्कृति है। मैं पूरी तरह ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं कि कश्मीर का समाधान निकलना चाहिए, हम पूरी ईमानदारी से कहते हैं हम कश्मीर का समाधान निकालना चाहते हैं। और उन्हीं 3 फॉर्मूले के थ्रू जो अटल जी ने बताए थे, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। मगर बहुत क्लियर, जो कश्मीरियत है उसमें हजरत बल है तो अमरनाथ भी है, और अमरनाथ पर अटैक करना जो है वो कश्मीरियत कतई नहीं हो सकती है। अब जमहूरियत तो जो कहेगा लेके रहेंगे आजादी, और बंदूक के दम पर आजादी, जमहूरियत की बात है क्या। अब आइए इंसानियत, तो सुरक्षा बलों के जवानों के मारे जाने का जश्न मनाया जाएगा, मौत का जश्न हैवानियत है, इंसानियत नहीं। तो मैं ईमानदारी से कहता हूं अगर कोई आना चाहता है तो कश्मीरियत के साथ आए, जमहूरियत के साथ आए, इंसानियत के साथ आए, सलूशन मिलेगा। मगर अगर जाकिर मूसा ये कहेगा कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है और सबके मुंह पे पट्टी बनी रहेगी, जब आप ये कहेंगे कि हम बंदूक से सलूशन निकालेंगे, फिर आप कहेंगे कि हम संविधान की बात करते हैं, तो जहां पर खलीफत, हैवानियत और दहशत की बात होगी, वो समाधान नहीं निकल सकता। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें समझने की भी आवश्यकता है। जैसा अभी उन्होंने एक और उल्लेख किया था ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो भारत से लेकर पूरी दुनिया में है, सभ्यताओं का संघर्ष। और ये भी आप समझ लीजिए कि सभ्यताओं का जो संघर्ष है ना, इसका समाधान कहां से निकलेगा। समाधान वही निकाल सकता है जिसको डाइवर्जेंट व्यूज में कोहेरेंस क्रिएट करना आता हो, और वो सिर्फ हमें ही आता है। क्लैश वो खत्म कर सकता है जिसने कभी किसी के साथ क्लैश करने की इच्छा ही न रखी। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने आज तक किसी पे इन्वेजन नहीं किया। क्लैश हम चाहते ही नहीं थे। हम एकमात्र, यदि कोई व्यक्ति उसको संप्रदाय माने तो एकमात्र रिलीजन है जो कन्वर्जन में विश्वास ही नहीं करता। तो हमारे लिए सिविलाइजेशन टसल है नहीं। हमारा तो ये कहना, गीता में भगवान कृष्ण का स्वधर्मे धर्मश्रेयो परधर्मो मया, अपने अपने धर्म का पालन करो, समस्या ही नहीं है। और फिर अगर कोहेरेंस क्रिएट करना हो तो वो कैपेबिलिटी देखिए। एक ही उदाहरण दूंगा, भारतीय संस्कृति में जिसे हिंदू धर्म, यदि आप कहें तो 2 डाइवर्जेंट, एक तरफ अहिंसात्मक पूजा पद्धति की पराकाष्ठा, तो जैन धर्म को देखिए कि वहां के साधु मुंह के ऊपर कपड़ा रखते हैं कि गलती से कोई कीड़ा भी ना आ जाए। जब जैन मुनि चलते हैं तो वो बुहारी जाती है आगे ताकि एक कीड़ा भी ना आ जाए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे कि गलती से कोई ना आ जाए। अहिंसात्मक पूजा पद्धति की पराकाष्ठा, वो भी हमारा अंग है। तो सीधे भैंसे की बलि देने वाले शाक्त, वो भी हमारी ही पूजा पद्धति, हिंसात्मक पूजा पद्धति पराकाष्ठा, तो वो भी थी। और दोनों एक समान। हमारे यहाँ अगर ऐसे भी है, एक तरफ कहा गया वेद वाक्य जनार्दनम, वेद ब्रह्म वाक्य है, तो हमारे यहाँ ऐसे भी सेक्ट हैं जिन्होंने कहा त्रयः वेदस्य कर्तारः धूर्तो भाण्ड निशाचरः। वेद को पढ़ने वाले 3 धूर्त, भांड और निशाचर। आप कल्पना
नहीं कर सकते। किसी धर्म में कोई कहे कि मेरी होली बुक को कोई क्रिटिसाइज करेगा और उसको रविश कहेगा और उसके बाद जो हमारा पार्ट रहेगा, ये हमारी कैपेबिलिटी है कोरस में क्रिएट करने की। इसीलिए मैं आज सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती के सारे धर्म पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत है। वो पारसी जो अपनी जमीन से खत्म हो गए वो आज अगर जीवित हैं तो सिर्फ भारत है। वो यहूदी जिन पे पूरी दुनिया में परसिक्यूशन हुआ और जब इजराइल बना तो हर देश के यहूदियों पे कहा गया अपने अपने परसिक्यूशन को डॉक्यूमेंट करके भेजिए, हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ इजराइल बनाएंगे, ज्यूज बनाएंगे। तो सिर्फ भारत एक देश था जहां के यहूदियों ने लिखा, forget about the persecution, they never faced any discrimination. क्रिश्चियनिटी की जड़ें यूरोप में 4वीं शताब्दी से आती है, जब कॉन्स्टेंटाइन किंग ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की। भारत में 1ली शताब्दी में सेंट थॉमस के जमाने से यहाँ पे। और इस्लाम में जितने फिरके हैं, देखो एक मुल्क है जिसमें सारे के सारे फिरके पाए जाते हैं। 72 के 72 जो हिंदुस्तान में है, कश्मीर सूफी मत का था। आज पूछिए, सूफी मत के 4 सिलसिले होते थे ना, सोहरावर्दी, चिश्ती और वो कादरी और नक्शबंदी। कितने बचे आज? अरे जब आपकी पूरी हुकूमत आई तो खत्म हो गया। जो आपने कहा महाराजा हरि सिंह के तो दौरे हुकूमत में 4 सिलसिले चलते रहे और यहाँ वो बातचीत का सिलसिला तक खत्म हो गया, अब सिर्फ बंदूक का सिलसिला चल रहा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसीलिए पुण्य भूमि है। मगर यह भी एक बात है, हमें बहुत समझाया जाता है ना कि आप केवल इसलिए थे क्योंकि आप बहुत अहिंसावादी थे, बहुत दयालु थे। निश्चित रूप से दयालु और परोपकारी में कोई हमारा सानी नहीं है। भगवान राम के लिए कहा गया, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। परंतु वही भगवान कृष्ण ने जब गीता में अपना विराट रूप दिखा के कहा कि मैं फला हूँ तो उनका शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, और जरूरत पड़ने पे राम ने वो भी दिखाया कि बोले राम सको तब भय भी न हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि कश्मीर में पिछले 60-65 साल हम वो गीत सुनते रहे, हमने बचपन में बहुत सुना ना, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैदलिया। अब निजाम बदला है, मुकाम बदला है, तो आपने देखा सरकार बदलने के बाद हमने ये भी दिखाया कि जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि धमक चलत रामचंद्र हालत में। और वहां के जो मूल संस्कृति, मूल विचार, मूल कश्मीर के, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सबने सुना होगा कि कश्मीर एक शायद भारत के चुनिंदा राज्यों में से एक है जिसका ओरिजिनल नाम वही चला रहा है अनादिकाल से आज, तो बदला नहीं है। तो जब नीलमत पुराण में उल्लेख मिलता है कश्मीर का, तो राजा वैशंपायन जन्मेजय को सुना रहे हैं। जन्मेजय का आपको पता होगा, परीक्षित के बेटे थे। जन्मेजय के साथ क्या था? जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया था, और वो ऐसा यज्ञ था कि सारे नाग आकर दुनिया के उसमें भस्म होने लगे। तो हम यही बताना चाहते हैं, जो लोग हमारी उदारता को जरूरत से ज्यादा उदार समझ रहे हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हम तो वो हैं जो नाग पंचमी में दूध भी पिलाते हैं, मगर हम क्या करने की क्षमता रखते हैं। तो इसी एक पंक्ति में कहूंगा कि कश्मीर को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं। अंत में एक वाक्य और कहना चाहूंगा कि भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्र और कश्मीर में शैव मत और शाक्त मत, इन दोनों का बहुत प्रभाव रहा है। बहुत विष सह लिया है, बहुत विष पी लिया है भगवान शंकर की तरह। अगर चिंता मत करिए, जब आप पराक्रम दिखाएंगे तो सब आकर झुकेंगे,
अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका एक छंद है जो कहता है, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया हूं पर, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया हूं पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की आग बुझाई, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको क्षण भरी छूकर फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, मैं इसमें कुछ संचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता मेजर गौरव आर्या जी से निवेदन करूंगा कि आप उस बात को आगे बढ़ाएं। गौरव आर्या। मैं आज आपसे कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। आपने इतिहास सुना, भूतकाल, मैं बात करूंगा आपसे भविष्य का कि क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कश्मीर जाता रहता हूँ अक्सर, हर एक 2 महीने में मेरा एक टूर लगता है कश्मीर में, और श्रीनगर में भी, साउथ कश्मीर, गांव में, अंदर छोटे छोटे कस्बों में घूमना। जो मेरे विचार बने हैं, जो मेरी थॉट्स हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है कश्मीर को लेके, वो मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस की वजह से बनी है, और मेरे विचार कुछ अलग हैं। सबसे पहले हम सोशल मीडिया पे जब भी जाते हैं, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं हमसे। लोग कह रहे हैं आप 370 हटा दीजिए, आप 35 से हटा दीजिए, आप हुर्रियत को जेल में डाल दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे लोग कहते हैं कि साहब ऐसा है कि अगर आप ट्राइफिकेशन कर देंगे स्टेट का, लद्दाख अलग, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, तो फिर ठीक हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये सब स्टेप्स हैं, ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्रॉब्लम है क्या। It is important that we recognize the problem for what it is and call a spade a spade. देखिए, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में जम्मू और कश्मीर में है, उसको बताने से पहले मैं एक बयान दे दूं आपको। ये प्रॉब्लम पॉलिटिकल नहीं है, प्रॉब्लम कम्युनल है। आप इसको जितना ढिंढोरा पीटेंगे कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इससे बात करिए, इससे बात करिए, हुर्रियत से बात करिए, दिस इज ऑल अ वेस्ट ऑफ टाइम। और पता नहीं क्यों हम लोगों में ऐसा हो चुका, पहले नहीं था, जो हमारे पूर्वज थे उनमें ऐसा नहीं था। ये कुछ 1-2 पीढ़ियां पहले हमने एक नई सी एक टैलेंट हमने डेवलप करा है अपने आप से झूठ बोलने का। वो ना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी जो कश्मीर में आज की तारीख में प्रॉब्लम है वो रेडिकलाइजेशन की। रेडिकलाइजेशन, जिसको हिंदी में आमूलीकरण कहते हैं, मैंने आज इसका ट्रांसलेशन गूगल में देखा था, तो इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी। रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन कश्मीर में इतना ज्यादा हो गया है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। शोपियां 2017 मैं सड़क पर चल रहा था, मेरा चेहरा कश्मीर में पहचाना जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं टीवी पे जो कुछ बोलता हूँ उसकी वजह से, और मुझे पसंद करने वाले ज्यादा नहीं है वहाँ पे। सड़क पे चल रहा था, टोपी पहन के, चश्मा लगा के, बच्चों से बात करते हुए, चॉकलेट दी 1-2 बच्चों को। एक 5 साल की लड़की थी, छोटी, सर ढका हुआ, 5 की नहीं होगी, 6, 7, 8 साल की, बहुत छोटी बच्ची थी। वो कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे बेटे होंगे और मैं उन बेटों को सिखाऊंगी जिहाद का मतलब। अब आप बताइए, आपकी पूरी भारतीय सेना उस 5 साल की बच्ची से नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं लड़ना उससे। ये सच है। यू कैनॉट expect the Indian army to fight that 5-year-old girl, और पाकिस्तान ने यही आपके साथ करा है। आपके साथ हुआ क्या है? जब लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन होता था, जब आतंकवादी भेजे जाते थे, मेरे टाइम पे जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल देता, तो अफगानी आते थे, सूडानी आते थे, लेबनीज आते थे लड़ने के लिए, तो आर्मी ने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगाया, यानी कि कोई सरकार से इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया आज की तारीख में, बहुत मुश्किल है। असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने क्या करा?
पाकिस्तान ने एक पूरी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर दिया। अब उसको इन्फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आदिल अहमद डर का नाम सुना है आपने? सुसाइड बॉम्बर पुलवामा, वो कश्मीरी था। कितने आदिल अहमद डर है कश्मीर में, किसी को नहीं पता नहीं। तो पाकिस्तान ने क्या करा कि जब इंडियन आर्मी ने पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट सील कर दिया 99.9%, उन्होंने पूरी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करना शुरू करा। और ये काम उन्होंने 15-20 साल पहले कर दिया था। पॉपुलेशन ऑलरेडी रेडिकलाइज थी, उसको एक्सट्रीम रेडिकलाइजेशन कर दिया। ये उन्होंने करा। इन्होंने कम्युनल बना दिया। देखिए, जो पंडितों को निकाला गया वहां से, जो उनके साथ जेनोसाइड हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुए, किलिंग्स हुई, थ्रेट्स आए, it did not happen just like that. It was done under a plan. ये रेडिकलाइजेशन एक बड़े मंसूबे के तहत हुआ है, जिसको अंजाम तक ले गए हैं कुछ लोग। पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपको एक्चुअली समझना है कि टेररिज्म कैसे पनपती है कश्मीर में, तो प्लीज 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब निकाल दीजिए 2 मिनट के लिए और सोचिए। आज अगर मैं यहां पे बैठ के आपके सामने बातचीत कर रहा हूं, तो ये किसी ने माहौल बनाया है, किसी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम यहां पे डाला है, किसी ने बिजलियां शुरू करी है, किसी ने एसी चलाया है, किसी ने सीट्स लगाई, किसी ने पानी रखा है टेबल पे, किसी ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर संभाला। हर चीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है? कोई भी आतंकवादी गतिविधि आप कुछ कह लें, वो रावलपिंडी में है, वो कहीं पे है, वो लोकल सपोर्ट के बिना पनप नहीं सकती है। इम्पॉसिबल है। आप बिना लोकल सपोर्ट के आप 2 दिन नहीं चल सकते। और यही लोकल सपोर्ट को मिस्टर केपीएस गिल ने पंजाब में खत्म करा था। पर पंजाब और कश्मीर अलग है, हम दोनों को मिला नहीं सकते। मैं इंटेंट की बात कर रहा हूं, मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूं। अब देखिए, कश्मीर में क्या हुआ, सिर्फ वो नहीं जिनको एनआईए ने ट्रैक करा, और बहुत बढ़िया काम करा एनआईए ने, एंड आई कांग्रेचुलेट देम फॉर दिस। एनआईए ने, लेकिन एनआईए से बड़ी चीज, वो कॉलेज के प्रोफेसर, वो स्कूल के टीचर, वो छोटा बिजनेसमैन, वो गांव का सरपंच, वो सरकारी अफसर, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बहुत पावरफुल सेट ऑफ पीपल हैं कश्मीर में जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने बड़े टेररिस्ट हो, इवन जब अमेरिका में 9/11 की बॉम्बिंग हुई थी, उनको सपोर्ट था, उसके बिना हो नहीं सकता। अब इस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। और अगर मैं सच बोलूं तो जब आप खत्म करेंगे, सर्जरी जैसा है, थोड़ा दर्द तो होगा, और उस दर्द के लिए देश को तैयार होना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको, मुझे और सब लोगों को अपने कान बंद करने होंगे, क्योंकि चीखें आएंगी, ये होगा। ये जो हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंसानियत का है। आपको ये दोनों चीजें समझने के लिए आपको इंसान होना जरूरी है। लेकिन जो बहरे हैं कश्मीर में, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने नोट्स बनाए थे कुछ, तो मैंने बाद में लिखा था, पर मैं पहले बता देता हूं आपको। 1990s में हम लोग जम्मू और कश्मीर में ऑपरेट करते थे। आज की तारीख में जब फौजी कॉन्वॉय जाती है सड़क पे, तो 2 किस्म के लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 किस्म के लोग होते हैं। पहला वो आदमी जो रास्ता दे देता है, और दूसरा आदमी जो रास्ते के बीच में आता है और लड़ाई करता है। उनमें फर्क क्या है? जो थोड़ा सा बुजुर्ग है, जिसकी हल्की सी सफेद दाढ़ी है, वो रास्ता दे देगा। जो जवान है वो रास्ता नहीं देगा। क्यों? आज मैं आपको बताता हूं क्यों। लोग पूछते हैं क्यों। क्योंकि जो थोड़ा बुजुर्ग है, उसने 1990 में मार खाई है, उसको दहशत है फौज की। और अब फौज ने आजकल पीछे अपना हाथ खींच लिया पिछले 15-20 साल से। तो जो नई नस्ल है
जो नई पीढ़ी है वो कहती है बीच में आए हैं, ये कश्मीर में आए हैं, ये बाहर वाले हैं। कुछ बातें भाषा से नहीं होती, कुछ बातें डंडे से होती हैं। और जब तक हम लोग ये बात नहीं समझेंगे, हमारे कितने फौजी मरेंगे जब हमें ये बात समझ में आएगी कि कुछ बातें सिर्फ डंडे से होती हैं। आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं हिंदी में और आप मुझे बंगला में अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, तो ना मुझे समझ में आएगा ना किसी और को समझ में आएगा। सवाल आपसे पूछा गया है, बोलिए, और जवाब आप कहते हैं आइए बैठ के बात करते हैं आपसे। किससे बात करते हैं? ये बातचीत का सिलसिला देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर शांतिपूर्वक कश्मीर का हल होता है तो मैं उसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी का दिन हर एक कश्मीरी पंडित के दिमाग में छपा हुआ माथे पे टैटू है, और उसके पहले जो एक्सीडेंट्स हुए थे कश्मीरी पंडितों के, लेकिन उनके जाने के बाद आज कौन उसकी ईएमआई भर रहा है? वो इंडियन आर्मी का सोल्जर है, वो सीआरपीएफ का सोल्जर है, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो सिपाही है, वो उसकी ईएमआई भर रहा है। हर महीने लाशें आ रही हैं हमारी, और मुझे पता है, और हम फौजी डरते हैं, थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। जब बोलते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3 लोग मारे गए, 3 लोग शहीद हो गए, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है मेरी रेजिमेंट का तो नहीं है, मेरा पोस्टमेट तो नहीं है, मेरा दोस्त तो नहीं है। नाम देखो जरा, बलजीत सिंह को गोली लग गई, बलजीत तो मेरे कोर्स में भी था। ये कौन बलजीत है, पता लगाओ जरा, कौन करो, रैंक क्या है, कौन सी रेजिमेंट है। ये तो जिंदगी नहीं होती, ये कोई तरीका नहीं है रहने का। क्यों हमारे वहां पे फौजी मारे जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमने अपने आप को, भारतीय सेना ने, इसमें पॉलिटिशियंस का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय सेना ने अपने आप को बोला है कि हमारे लोग हमें हल्का हाथ रखना है। पर आज मैं कह रहा हूं कि हल्के हाथ से काम नहीं चलेगा, भारी हाथ रखने का मौका है। कश्मीर में आपको एक बात समझनी है, एक देश का, ये जो आजादी की बात करते हैं, मैं कई बार इनको कह चुका हूं कि एक देश का बंटवारा सिर्फ एक बार होता है और एक देश को आजादी सिर्फ एक बार मिलती है। आपको आजादी 1947 में मिल चुकी है, इसके बाद कोई आजादी का स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी डन। जो सबसे ज्यादा जो गंदगी फैला रखी है कश्मीर में, वो हुर्रियत ने नहीं फैलाई है, वो लश्कर ने और जैश ने और हिजबुल ने नहीं फैलाई है, वो उन 2 परिवारों ने फैलाई है जिसमें कश्मीर में आग लगा दी। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कश्मीरी पंडितों को मार के निकाला गया 19 जनवरी को, इंडिया का होम मिनिस्टर कौन था? आपको एक बात पता है, 2004 में, और मैं खुला बोल रहा हूं, चीज रिकॉर्ड हो रही है, 2004 में महबूबा मुफ्ती साउथ कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने की स्टेज के ऊपर जीवे जीवे पाकिस्तान। क्योंकि मैंने उस इंडियन आर्मी अफसर से बात करी, मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, आई एम विटनेस। और ये अब्दुल्ला परिवार, इन्होंने पूरा बेच दिया कश्मीर को लंदन में प्रॉपर्टीज बनाने के चक्कर में। आपको पता है 2017 में, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया? यूपी को मिला 4,500 रुपीज पर पर्सन एट एन एवरेज, 4,500 रुपीज पर पर्सन। जम्मू और कश्मीर को मिला 92,000 रुपए पर पर्सन। लेकिन अगर आप श्रीनगर से जाएं सड़क पे, नेशनल हाईवे पे, और आप राइट मुड़े, वो फ्लाईओवर के अंदर से जब आप अनंतनाग की तरफ जाते हैं, नेशनल हाईवे से नीचे जाइए, इतने बड़े गड्ढे सड़क पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी कश्मीर के लिए, सिर्फ दिल नहीं खोला, तिजोरियां खोल दी इनके लिए, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने खोले उनके लिए, सर मैं एक उन्होंने गार्बेज खोले उनके लिए। सर मुझे तो ये भी शक है कि जब उनकी बेटी का किडनैप करा था, किसने करवाया? मैं बता रहा हूं, बिल्कुल। और अब जी, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि 2 फैमिलीज हैं, जब तक इनके नकेल नहीं डाली जाएगी आपका काम वहां पे सॉल्व नहीं होगा। आप लोग क्या समझते हैं सिर्फ हुर्रियत पैसे देकर पत्थरबाजी करवाता है? एक बूथ है जहां पे आपको बताएंगे एक परिवार स्ट्रांग है, दूसरा वहां पे पत्थरबाजी करवाता है। ये पूरी, देखिए ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरा इकोसिस्टम है।
ये इन लोगों का किस तरीके से इन लोगों ने कर रखा है, किस तरीके से जोड़ रखा है पूरा कि या तो ये आएगा क्या। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया, मोदी सरकार ने बोला वहां पे प्रेसिडेंट रूल होगा, इन दोनों को सांप सूंघ गया। क्यों सांप सूंघ गया मैं बताता हूं। और जिसने भी डिसीजन लिया, मोदी साहब ने लिया, जिसने लिया, बहुत अकलमंदी की काम करता हूं मैं। दैट पर्सन हैज अ रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड रूल ऑफ स्टेट। क्योंकि जब तक इन दो परिवारों को आप सत्ता से दूर रखेंगे, आपको शांति वहां पे मिलेगी। हर चीज के पीछे हाफिज सईद नहीं है वहां पे। जो हम लोग सोचते हैं हर चीज पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो आपकी जड़ें खोद रहे हैं, और मैं नाम ले रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला उसका बेटा और ये मुफ्ती की बेटी। ये करते ये लोग काम। अब आ जाते हैं जल्दी से रोल ऑफ पाकिस्तान, जो कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रोल ऑफ पाकिस्तान। देखिए साहब, पाकिस्तान को लगा कि एक सस्ती लड़ाई करेंगे हम, एक सस्ती लड़ाई करेंगे, तो पाकिस्तान में जितने भी मुजाहिदीन थे जिन्होंने 79 से 89 में अफगान में फर्स्ट अफगान जिहाद लड़ा था, उनको लेकर कश्मीर में डाल दिया। कश्मीर में डाला उन्होंने। कश्मीर में डालने के बाद लड़ाई हुई, क्योंकि पाकिस्तान हर समय गलत इंफॉर्मेशन देता है अपने खुद के लोगों को। उसने बोला कि तुम कश्मीर में जाओ, वहां पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते। ये बोला 1965 की लड़ाई में। क्या बोला पाकिस्तान? अपने जवानों को बोला कि एक मुस्लिम जवान 10 हिंदू जवानों के बराबर है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। एक मुस्लिम जवान 10 हिंदू जवानों के बराबर है, और छोटे छोटे हिंदू होते हैं, काले काले। ये अंदर आए इंडिया के अंदर, अटैक करा इन्होंने। इनको लगा एक 10 के बराबर। फिर इनको किसी ने बोला कि साहब छोटे छोटे काले काले होते हैं। फिर उनको वहां पे जाट बन गए। ये इतिहास है, इंडियन आर्मी का इतिहास है, कभी पढ़िएगा। इन्होंने सब झूठ बोल कर ये सब काम करा है, एंड दे हैव बीन लाइंग टू देयर ओन पीपल। अब इन्होंने जिहादी भेजा। अब इनके जिहादी क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन को कमांडर नहीं मिल रहा। अब इन लोगों ने, आपने एक बात देखी सोशल मीडिया, आपने कभी टेररिस्ट की फोटोग्राफ देखी है ऐसे गन पे सोशल मीडिया पर? अक्सर आती है फेसबुक पर। ये क्यों होती है? आज मैं आपको इसका भी राज पर्दाफाश करता हूं। ये इसलिए होती है, ये सब अनविलिंग है। ये आपने फोटो खींची, अब इनको लगता है कि जिसने वॉलंटियर करा कि सामने आपके साथ लड़ूंगा, उसको थोड़े से पैसे दिए, वो आ गया, गरीबी है वहां पे। इन्होंने क्या करा? उसकी फोटो खींच ली। फोटो खींच के इन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी। वो पुलिस और आर्मी ने देख ली। अब वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मारा जाएगा। तो आपने उसके वापस जाने के रास्ते बंद कर दिए फोटो लेके। दैट इज द रीजन कि आपको हर एक टेररिस्ट, वरना टेररिस्ट बेवकूफ है जो अपनी शक्ल, उसका तो काम है टेरर फैलाना, वो अपनी शक्ल फेसबुक पे क्यों डालेगा? ये सब खुद डालते हैं उसके रहनुमा जो उसके लीडर। तो उसको डाला, फिर वो बेचारा मारा जाता है। और बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक्चुअली मरते दम तक जब उसको गोली आती है वो बेचारा बन चुका होता है। आपको भी दया आ जाएगी किसी दिन अलग से पब्लिक फोरम पे नहीं, कभी आपको बुरहान वानी की कहानी सुनाऊंगा, जो बहुत बड़ा हीरो था, जो बहुत हीरो था। बुरहान वानी ने जब 19 राष्ट्रीय राइफल्स के 2 अफसरों को देखा, बुरहान का गला सूख गया। वो मेमने की तरह नहीं आ रहा था, और उस अफसर ने मुझे बोला कि सर 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि नहीं यार, ये इतना बड़ा जिसको टेररिस्ट बोल रहे थे उसका ये हाल है, इसका गला सूख गया यहाँ पे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे कश्मीर की समस्या में कह रहे हैं ना, रिक्लेमिंग कश्मीर द सेक्रेड लैंड, ये हमारा टाइटल है, रिक्लेमिंग कश्मीर द सेक्रेड लैंड। इसमें चाइना का भी बहुत अहम रोल है। मैं नाम भूल रहा हूँ उस इंग्लिश जर्नलिस्ट का जिसने वो आर्टिकल लिखा था। उसने लिखा था कि चाइना हैज 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। और ये नॉर्थ कोरिया को छोड़ देता है कभी अमेरिका के ऊपर, ये कभी इंडिया के ऊपर छोड़ देता है पाकिस्तान को। दोनों को पैसे से खरीद रखा है। चाइना डज नॉट वांट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारा उनके साथ चाहे ऑलमोस्ट 85 बिलियन टच कर रहा है, 100 बिलियन टच कर जाएगा ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन फेवर ऑफ चाइना, बट एट द सेम टाइम चाइना डज नॉट वांट इंडिया टू राइज एंड इट इज यूजिंग पाकिस्तान फॉर दिस। वी हैव टू हैंडल दिस। सुधांशु जी ने एक बात बोली थी, मैं वही बात रिपीट करूंगा। बहुत अच्छी बात है और मैं उसका विश्वास करता हूँ, भारतीय सेना भी उस पर विश्वास करती है। और सर आप रूलिंग पार्टी से हैं, और हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं
ये जज्बा है कि हमें कुछ करना है इस पर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, जो उन्होंने बोला था उसी को एक्सपैंड करके बता रहा हूं कि विनय न मानत जगत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, आई गए कोई न प्रीत। There is no friendship without fear. There is no friendship without fear. अगर आप सोचें कि मैं आपको कविता सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बिरयानी खिलाऊंगा, फिर हमारी दोस्ती हो जाएगी, नहीं। मैं अक्सर अपने आर्टिकल्स में लिखता हूं और आज मैं खुली तौर पे सिर्फ कश्मीर नहीं, एज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जाएं किसी और देश के लीडर से मिलने के लिए और जब उनकी मीटिंग हो, तो दूसरे देश के लीडर को यह पता होना चाहिए कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर समुद्र के नीचे INS अरिहंत है। He should know that India has a nuclear submarine somewhere in the waters. जिस दिन आप, there is no respect without fear. Please remember, there is no respect without fear. The day you start scaring people, including your friends, of course your enemy should be scared of you, but your friends should be more scared of you. आपके दोस्त आपसे ज्यादा भयभीत होने चाहिए। तब आप इनको लेकर आएंगे, तब यहाँ पे कितने कश्मीरी पंडित बैठे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, आप बताएं। आप, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, पहला कश्मीरी मुस्लिम रूलर कौन था शामिल? कोई, वो कश्मीरी नहीं था, वो बाहर इंपोर्टेड था। कोई लोकल कश्मीरी किंग हुआ है? कश्मीरी किंग क्यों नहीं हुआ लोकल? आपके वहां पे डोगरे थे, वहां पे सिख थे, वहां पे पठान थे, वहां पे मुगल थे, ये शामिल पता नहीं कहां ज्योग्राफी से थे ये लोग। कश्मीर में रूलर इंपोर्ट करना, ये बात है, रूलर इंपोर्ट करना वहां का। अब ये पाकिस्तान को इंपोर्ट करना चाहेगा, इनके हर समय इंपोर्टेड रूलर्स हैं वहां पे शामिल के बाद से। दे हैव नेवर हैड इंटरनल रूलर्स। आप मानसिकता समझिए, और जो हमारी पॉलिसी बना रहे हैं कश्मीर के ऊपर, मैं चाहूंगा उनसे कि सिर्फ आप जाएं और जरा साउथ कश्मीर में जाएं। श्रीनगर तो इज लाइक चंडीगढ़ का, श्रीनगर की कोई वैल्यू नहीं है। आप जाएं साउथ कश्मीर में, लोगों से बात करें, समझें वहां पे असली प्रॉब्लम क्या है। और कभी कभी ऐसा होता है, माय लास्ट लाइन हियर इज, समटाइम्स इट इज बेटर नॉट टू इंटेलेक्चुअलाइज कॉन्फ्लिक्ट। हर चीज को हम लोग बहुत इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं। अगर हम ये करेंगे, फिर कोई चीज बड़ी सिंपल होती है, आप किसी के डंडा रखेंगे तो चीख निकलेगी, ये सच है, ये फिजिक्स है, राइट? अगर आप डराएंगे वो डरेगा, दिस इज बायोलॉजी, ये नॉर्मल चीज है। यू शुड डू दैट, इंस्टिल फियर। ये कैसे किसी की हिम्मत हो जाती है इस्लामिक स्टेट का झंडा निकालने के नाम? ये पाकिस्तान का झंडा ले कौन लेता है वहां पे, लाता कौन? हु डज इट? और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गारंटी से, मैं तो जाता रहता हूँ साउथ कश्मीर, ये लोग जितने भी झंडे, आप 4-5 को गिरा दीजिए, झंडे लाना बंद कर देंगे। ये बहुत डरपोक हैं। Sometimes it is that simple. You should just pass the orders, and pass the orders to whom? Honorable Prime Minister should tell Chief of Army Staff, जैन साहब 48 घंटे के बाद मुझे पाकिस्तानी झंडा नहीं दिखना चाहिए, वही दिखाई देगा वहां पे। और वही चीज अगर प्रधानमंत्री 1989 में कह देते कि कश्मीरी पंडित कश्मीर से नहीं मिलेंगे, एक नहीं जाता। और वही चीज है, आप जो चाहते हैं कश्मीर में वो मुमकिन है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको कान बंद करने पड़ेंगे। जय हिंद। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, भारत वो मैच हार गया। और पता नहीं कितने करोड़ लोग टीवी देख रहे थे, मेरे ख्याल से कई लाख लोग उस दिन रो दिए। मेरा सवाल यह है कि जब कश्मीरी पंडित मारे गए, निकाले गए, कितने रोए थे, या आज भी कितने रोए? सिनेमा देखने जाते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, एक आडंबर होता है, एक्टिंग होती है, देखते देखते हम रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, बड़ा उस कैरेक्टर के साथ लगाव हो जाता है, अरे बेचारी के साथ गलत हो रहा है। और जो हकीकत में हो रहा है देश में, हम कितने लोग द्रवित होते हैं, कब पीड़ा महसूस, ऐसा क्यों है? ये एक जिसको कहते हैं दूरी क्यों है,
भावनात्मक स्तर पर। ये हमने जो टॉपिक रखा वो टॉपिक इसलिए है कि भाई वो भारत पूरा पुण्य भूमि है, लेकिन कश्मीर के साथ बाकी देश का क्या इसीलिए भाई वो हमारे एक प्लॉट का टुकड़ा है, भारत एक जमीन है, वो जमीन का टुकड़ा है, यही लगाव है, या उसका लगाव हजारों सालों की हमारी संस्कृति का है, हमारी ज्ञान का है, हमारी परंपरा का है? क्या हम समझते हैं कि नेपाल की राजवंशावली के अलावा कंगन की जो राजतरंगिणी है उसी में हमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा हमें क्रोनोलॉजिकल कुछ आइडिया मिलता है? हम हमारी जो संस्कृत की ज्ञान परंपरा है उसमें व्याकरण से लेके और योग दर्शन से लेके कश्मीर सर्विज्म तक के कितने हमारे दर्शन में, अध्यात्म में, उन सब विषयों में कश्मीर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। कितने ही लाखों हमारे करोड़ों योगी अपने घर बार छोड़कर कश्मीर में, हिमालय में तपस्या करते रहे, वहां से उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, जो अनुभूति हुई, उससे उन्होंने मानवता का कल्याण किया। क्या वो हमारा लगाव है? हम कहीं उसको पहचान पा रहे हैं? इसलिए ये एक छोटा सा प्रयास हमने किया है कि बाकी देश कश्मीर को खाली एक प्लॉट का टुकड़ा न समझे। ये कोई प्लॉट का टुकड़ा नहीं है। आप सब लोगों ने अच्छी तरह से सुना है, पढ़ा है कि 2000 साल, 2500 साल तक यहूदी भटकते रहे, मारे जाते रहे, परेशान रहे, लेकिन दिमाग में यह था हमारी जो पवित्र भूमि है वो इजराइल है और एक दिन हमें लेनी है। वो कन्विक्शन चाहिए आपको कि भाई हमारी पवित्र भूमि है कश्मीर, हमें चाहिए। वो पीओके में है, अंदर है, क्या है, चीन के पास है, कितना क्या करना है, वो इतनी पवित्र है, उसके साथ हमारा जो जुड़ाव है उसे अनुभव करना पड़ेगा और वो द्रवित उतना ही होना पड़ेगा जितना हम कभी क्रिकेट के या सिनेमा की कोई गाने को देख के या कोई सीन को देख के हो रहे हैं। उससे बहुत ज्यादा हमें द्रवित होना पड़ेगा आज के हालात को देख के। वरना तो नहीं होगा, संभव नहीं है कि हम टेम्परेरी, जिसको कहते हैं ना एक फेज आता है थोड़ा, जिसको कई बार कहते हैं भाई शमशान में जाते हैं तो मसाणिया वैराग होता है, अरे साहब दुनियादारी कुछ नहीं है, बाहर निकलते कह रहे हैं सरल हो रहा, चाय पीनी है, क्या साथ में, वो नहीं चलेगा। कि हम जब भाषण सुने, कुछ पढ़े हैं तो थोड़ी देर के लिए लगे यार कश्मीर हमारा है, कश्मीर में कुछ करना है, फिर वापस भूल गए। उसके साथ हमें अब खोज करनी पड़ेगी कि हमारा उसके साथ कनेक्शन क्या है। वो कनेक्शन ज्योग्राफिक है या ज्योग्राफिक से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, फिलोसॉफिकल है, कल्चरल है, वो सारे कनेक्शंस हमें डिस्कवर करने पड़ेंगे। उसमें आप सब लोगों को बहुत गहराई से विचार भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और उस परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, समय होता है, मैं मानता हूँ कि जब समय खराब आता है तो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स भी होते हैं, आदमी कमजोर भी होता है, दुश्मन पे भरोसा भी करता है, तो एक समय का चक्र चला। उस चक्र में ये महान देश जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान भी दिया और धन संपदा भी दी और सब कुछ, उनको संस्कृति भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन समय का चक्र था, कमजोरी आई। हमारे बहुत सारे वीर हुए, मैं तो राजस्थान से आता हूँ तो जहाँ जौहर भी हुए, शाके हुए, लेकिन इतना सब कुछ, इतना भयंकर, जिसको कहते हैं कि अद्भुत वीरता और अद्भुत त्याग के बावजूद भी हम हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को उस तरीके से नहीं बचा पाए। हमारे यहाँ महान ऋषि हुए, महान हमारे यहाँ योगी हुए, लेकिन हम अपने धर्म का जो पतन था उस पतन को हम रोक नहीं पाए। ये एक घड़ी की सुई की तरह है, समय चलता है, ऊपर होती है, नीचे आती है। लेकिन अब आप समझिए पिछले लगभग 90 साल से ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, ये स्वामी विवेकानंद का विदेश जाना होता है और वहाँ जो उनका पहला उद्बोधन है और वो जो इंट्रोडक्शन है वर्ल्ड को, वहाँ से आप समझिए कि ये 100-125 साल के बाद से वापस उत्थान शुरू हो रहा है। और ये उत्थान ऐसा उत्थान है कि जब सूर्य उदय होता है तो फिर लोगों को रोशनी सूर्य से मिलती है, अंधेरा होता है तब तक चांद और तारे से मिलती है। अंधेरा खत्म हो रहा है, उदय हो रहा है, हमें अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है, अध्ययन पे, अर्थव्यवस्था पे और शारीरिक हमारी जो कौशल रहा है उन सब पे, हमारी जो वीरता का इतिहास रहा है उस सब पे अगर हम विश्वास करेंगे तो ये कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। आने वाली सदी, आने वाला समय भारत का है, हमारे धर्म का और दर्शन का है। आप सब लोगों ने में से कि कुछ लोगों ने
महर्षि अरविंदो का उत्तरपड़ा का अगर भाषण पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वो अलीपुर जेल में थे तो भगवान कृष्ण ने उनको अनुभूति में, योग में, अनुभूति में कहा कि भाई मैं इस देश को इसलिए उठा रहा हूँ, मुझे सनातन धर्म को उठाना है। मैं इस देश को आज़ादी इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे सनातन धर्म को विश्व धर्म बनाना है। तो वो समय है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो तय है, सूक्ष्म जगत में हो गया है। इसलिए आप विश्वास रखिए, समय था, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, वो फेज है, निकला है, और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो हम सबके जीवन में हम उसको वापस, उसी गौरव को वापस प्राप्त करेंगे, और उस जमीन को वापस प्राप्त करेंगे, उस महानता को हम वापस प्राप्त करेंगे, और कश्मीर में भी हम इसी तरह से कार्यक्रम करेंगे। निवेदन करता हूँ माननीय पॉल साहब से, धन्यवाद। ये हमारा आज का विषय रिक्लेमिंग कश्मीर द सेक्रेड टेक्स्ट। प्रश्न ये उठता है कि क्या रिक्लेम करना है, हमने खोया क्या है जो हम रिक्लेम करें। क्या इतने वर्ष से काम चलेगा कि जो वहाँ से लगाए गए हैं, पीड़ित हैं, ट्रस्ट लोग वहाँ से घर-बार छोड़कर चले आए हैं, तो दोबारा घर वहाँ बसाए और रहने लग जाए। क्या इतना भी खोया? अगर हम ये मानते हैं कि कश्मीर ने भारतीय संस्कृति को इतना कुछ दिया, उसके व्याकरण को, उसको शास्त्र को, दर्शन को, वेद को भी, नाटक को भी, अगर आज अभिनव गुप्त का की नाट्य शास्त्र पर टिप्पणी नहीं आती, आज नहीं होती, तो हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पूरी तरह से नहीं जानते। जब तक अभिनव गुप्त की वो टिप्पणी प्रकाशित नहीं हुई, तब तक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर अनेक विवाद थे। विद्वान आपस में गोष्ठियां करते थे, क्योंकि वो अधूरा था, उसमें बहुत सारा चीज खो गया था, बहुत सारे प्रक्षेप आ गए थे, और नाट्य शास्त्र हमारे पास संपूर्ण रूप से था। जब अभिनव गुप्त की वो टिप्पणी आई, उसे पढ़ा गया, उसकी व्याख्या की गई, उसके बाद आज ये बात है कि अगर कोई विवाद नाट्य शास्त्र के बारे में है, नाटक या नृत्य या इसके बारे में कोई विवाद है, और उस पर अभिनव गुप्त ने कोई टिप्पणी की है, तो विवाद समाप्त हो जाता है। अभिनव गुप्त इज द अथॉरिटी ऑफ नाट्य शास्त्र, जो कि नाट्य शास्त्र लिखने की सद्गु बात पैदा हुई। हम को ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर, जैसे अभी बताया, केवल भूभाग नहीं है, केवल थोड़े बहुत कुछ लाख लोग नहीं, वो एक संस्कृति है, वो भारतीय सभ्यता का वो अंग है जो उसको ऊर्जा देता है और उसे समकालीन बनाता है, उसे प्रासंगिक बनाता है। कभी हमने इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिर इतना सारा साहित्य, इतना सारा ज्ञान उस कश्मीर घाटी में क्यों हुआ, उत्पन्न हुआ, उसमें क्या था, क्यों लोग आकर जहाँ साधना करते थे, क्यों नए शास्त्र करते थे, क्यों नई व्याख्याएं करते थे। इसके लिए थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ मैं। पौराणिक विवरणों के अनुसार ये घाटी कभी एक पूरा विशाल सरोवर थी, सती सर। लेकिन जब सरोवर से, जब भी महासरोवर था, तब भी लोग आसपास रहते थे। आसपास की पहाड़ियों के अंचल में, उनकी तराइयों में, घाटियों में जातियां रहती थी,
और ऐसे भी लोग रहते थे जो शायद पानी में ही रहते थे, पानी के छोटे छोटे टापू में रहते थे, जो जलचर से मतलब मछली वगैरह से गुजारा करते थे, पक्षी मार कर गुजारा करते थे, या जल उपज से गुजारा करते थे। इसलिए उनके नेता को नाम जलोद्भव दिया, जो जिसका उद्भव जिसका विकास जल से हुआ। ठंड आज से बहुत ज्यादा पड़ती थी, सर्दियों में सरोवर जम जाता था। अब शीशे की छत लग जाती थी पानी के ऊपर, उसके नीचे मछली भी नहीं मिल सकती थी, नदरू भी नहीं मिल सकता था, कुछ भी नहीं मिल सकता। अब वो लोग जो जनजातियां वहां रहती थी, वो मानव विकास के आदिम स्तर पर थे। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती, वो आसपास की बस्तियों पर चढ़ाते थे, लुटते थे। आसपास की बस्तियां थोड़ी बेहतर स्थिति में थी, थोड़ी खेती करती थी, थोड़े पशु पालते थे, उनके पशु ले जाते थे, अनाज ले जाते थे, और अगर विरोध होता तो उन्हें मार भी देते। इन लोगों को पुराण कालों में नाग नाम दिया, नाग जाति। एक समय ऐसा आया कि वो इतनी परेशान हुए कि उन्हें इस चारों ओर से सहायता की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कश्यप ऋषि से सहायता मांगी। अब इस कहानी को आगे छोड़कर ये बता देती है कि उनके प्रयास से पानी उतरा घाटी में, और उसके साथ मध्य देश से, ये मतलब गंगा यमुना की घाटी से, पंजाब से लोग भी बसने आए। जब बाहर से लोग बसने आते हैं तो क्लैश से कहते हैं, सुधांशु जी कह रहे थे, क्लैश हो जाता, हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो आगंतुक लोग थे और जो आदिवासी थे, उनके बीच में एक समझौता, एग्रीमेंट। ये जो नाग थे वो पानी के किनारों पर रहते थे, पानी के स्रोतों के पास रहते थे, स्प्रिंग्स बहुत सारे चारों ओर थे, स्प्रिंग्स के पास रहते थे, क्योंकि वही पशु के भी पानी चाहिए, आदमी को भी चाहिए, और बाकी खेती को भी चाहिए। और जो आगंतुक थे उन्हें खेती के लिए पानी चाहिए, उन्हें भी वही चीजें चाहिए। तो उसमें एक समझौता हुआ कि हर चश्मे, हर स्प्रिंग, हर पानी के स्रोत पर नाग, जो मूल नाग था जो वहां रहते थे, उनका ही आधिपत्य माना जाएगा, लेकिन पानी सबके लिए उपलब्ध होगा, पानी सबको उपलब्ध होगा, नाग की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आज जो कश्मीर में अगर देखेंगे, अनंतनाग, वेदी नाग, चार नाग, कौसर नाग, ये सब उन नागों के नाम हैं जो शुरू में कभी नागों के मुखिया रहे। और अब इतना प्रचलित हो गया है, जब नाग नहीं रहे, उनकी स्मृति बन रह गई, तो हर चश्मे को, हर स्प्रिंग को, हर स्रोत को नाग ही कहा जाता है। नाग का मतलब ही स्रोत। ये सहभागिता, जीवन में सहभागिता, सामाजिक व्यवहार में सहभागिता का एक मंत्र जो उस आदिकाल में विकसित हुआ था, जब समाज बहुत ही आदिम स्थिति में था, वो पूरी तरह से 13वीं शताब्दी तक जम्मू कश्मीर में बना रहा। जब अशोक आए तो अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए, और जो पहले से, उनके आने से पहले से कश्मीर में बौद्ध धर्म पहुंच चुका था। कपिल जी ने हमको बताया
तीसरी संगीति के बाद भी कश्मीर की ओर में बौद्ध भिक्षु आ गए थे, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह पर स्थित था जहाँ से तिब्बत से होकर चीन और अफगानिस्तान से होकर वेस्ट एशिया और बल्तिस्तान से होकर सेंट्रल एशिया तक जाया जा सकता था। और बौद्ध धर्म का प्रचार अगर इन सारे क्षेत्रों में हुआ है तो कश्मीर से हुआ। तो इसलिए अशोक से पहले ही बौद्ध प्रचारक कश्मीर में पहुंच चुके। उन सब का उद्धार करना, उनका सबका की मरम्मत करना या उन्हें विस्तार देना ये अशोक ने किया। लेकिन साथ ही जो उस वक्त वैष्णव मंदिर थे उनका भी उद्धार। प्रसिद्ध हमारे उस दक्षिण कश्मीर में जो ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र है, उसके बाहरी दीवारों की मरम्मत अशोक ने की। अशोक ने कुछ शिव मंदिर भी बनवाए और ये परंपरा जितने भी प्रसिद्ध राजा कश्मीर में हुए सब ने अपनाई। ललितादित्य भागवत थे, यानी वैष्णव थे और जीवन भर भागवत रहे। एक योद्धा थे, विशाल मंदिर 1951 से बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति, बृहद मूर्ति जो स्वर्ण की थी, वो भी ललितादित्य ही नहीं बनाई। ललितादित्य ने ही ऐसे विहार बनाए जिसमें बाद में चीनी इतिहासकार आए, बैठे, महीनों रहे, जो शिक्षा ग्रहण की और उनके बारे में लिखा। तो ये सहभागिता केवल आर्थिक साधनों को बांटने की नहीं थी, सहभागिता विचारों की भी थी। आपका विचार सुनने के लिए मैं तैयार हूँ और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं लगता है कोई बात। इस आधार पर कोई संघर्ष, इस आधार पर कोई युद्ध नहीं हुए। एक बात, लेकिन एक बहुत बड़ी बात एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए होती है, वो व्यवहारिकता होती है। और व्यवहारिकता का रूप ही उसका ही एक रूप, एक नाम हम स्ट्रेटजी समझ लीजिए। दुर्भाग्य से भारतीय समाज का एक बहुत पुराना रूप रहा, हम स्ट्रेटेजिकली सोचने वाले लोग नहीं हैं। पूरा इतिहास भारत का देखिए, जब दुश्मन आपके आंगन में, हमारे आंगन में पहुंच जाता है, तब हमें पता लगता है कि दुश्मन आ गया। उससे पहले हम नहीं जानते। घर के आंगन से बाहर देखने की हमारी न इच्छा रहती थी, न आवश्यकता हम महसूस करते थे। हमारे निकट के इतिहास में एक ही राजा, एक ही शासक रहा है जो सही मायने में स्ट्रेटेजिक था, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह अगर काबुल पर बिना वजह के, उस समय उनके पास कोई कारण नहीं था कि वो काबुल पर हमला करे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर वो सोचने वाला राजा था तो उसे ये भी मालूम था कि अफगानों की एक आदत या उनकी मजबूरी ये होती है कि कुछ सालों में उन्हें आर्थिक तंगी, खासकर खाने पीने की तंगी इतनी ज़्यादा परेशान करती है तो उन्हें अड़ोस पड़ोस के जगहों समाजों को लूटना पड़ता है। ये प्राचीन समय से हमारे इतिहासकारों ने इस तरह के समाजों को आयुधजीवी समाज कहा है।
जो अपने हथियार से जीते, ये अपने हथियार का इस्तेमाल करके ये हमले जरूर हुई और थोड़ी बहुत छटपटाहट रंजीत सिंह को लग गई थी कि जिरगे मिल रहे हैं, जिरगों के बीच खानाफूसी हो रही है, तैयारी हो रही है, इसलिए उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव अटैक किया। और आपको याद रखना चाहिए कि तब से 1947 तक अफगानिस्तान के रास्ते से भारत पर कभी हमला नहीं हुआ। 47 में बाद में कबायली में हमारी तस्वीर में आई, तब तक नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले मध्यकाल में ललिता देवी एक अद्भुत स्ट्रेटजिक बादशाह, चीनी अनल उस समय तान वंश चीन में राज्य करता था, उनका वो रिकॉर्ड लिख रखते थे चाइनीज एनल्स। उसमें वर्णन है कि महाराजा ललितादित्य, कश्मीर के महाराजा ललितादित्य का कहना है कि उसने अपने 5 दरवाजों पर को सुरक्षित रख दिया है, इसलिए उसे किसी हमलावर की आशंका नहीं है। और 5 दरवाजे उन्होंने, एक दरवाजा काबुल में, एक दरवाजा केरल में, एक सिंध के तट पर, एक कहीं तिब्बत में। ये उनका कहना ये था कि कश्मीर का की सीमा या कश्मीर का सुरक्षा द्वार पंजाब में नहीं है, वो अफगानिस्तान में है, वो हमारी समुद्री सीमा पर है, वो चीन की सीमा पर है, तिब्बत से पार चीन की सीमा पर है। तो एक महत्वपूर्ण संस्कृति, ये एक सभ्यता मूलक विचार कश्मीर ने शुरू से ही पैदा कर दिया। हम सामाजिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर बिना क्लैश के, बिना संघर्ष के रहने वाले लोग हैं, ये महत्वपूर्ण बात। लेकिन अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है तो जो हमारे विचारों को नष्ट करने की, समाप्त करने की कोशिश करता है बल से, उसके लिए हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। और उसमें केवल तैयारी नहीं कर सकते, हम जरूरत पड़ने पर समय से पहले वार भी कर सकते हैं। अब अभी मेरे विद्वान मित्रों ने बहुत बोधपूर्ण तरीके से बहुत सारी बातें हमें समझाई। कपिल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, We have not lost a landscape, we have lost a mindscape. हमने मन, विचार, प्रज्ञा, ज्ञान और सभ्यता मूलक बातें खो दी। केवल फौज के जरिए कश्मीर के हिस्से को अपने कब्जे में रखना पर्याप्त नहीं। इसलिए जरूरी है ये हम समझें कि कश्मीर की समस्या, जो सुधांशु जी ने कही या आर्या जी ने कही, तो वो एक आइडियोलॉजिकल समस्या है। वो समस्या ये है कि वो एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है कश्मीर में जो किसी दूसरे के साथ, दूसरे के विचारों के साथ रहना नहीं चाहता। मेरे मित्र कई साल से मुझ पर मुझे आग्रह करते रहे कि मैं कश्मीर पर एक पुस्तक लिखूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कश्मीर पर क्या लिखा जा सकता है।
100 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं और कुछ बहुत अच्छी भी हैं। जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखी है उनकी किताबें अच्छी पढ़ती हैं और बहुत कुछ उनमें से समझ में आ जाता है। तो और क्या लिखा जा सकता, लेकिन इस आग्रह के कारण मैंने समझने की कोशिश की। मैं जो बच्चा था, गांव से उखड़ कर आया, कबायली हमले में गांव से उखड़ कर आए थे। श्रीनगर में आसरा कोई खास था नहीं, पिता रिटायर हो चुके थे। तो उन दिनों में शेख साहब के इस बच्चा ब्रिगेड में शामिल हो गए और लकड़ी की उस बंदूक कंधे पर रखकर गली गली घूमते थे, हम कश्मीरी हैं तैयार, हमला खबरदार। और वहां से होते होते शेख साहब की दूसरे बेटे का क्लास फेलो होने के नाते मैं उनके घर तक पहुंच गया और उस घर से उनकी मृत्यु तक मेरा नाता रहा। तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था और उनके दामाद को, गुलशा को। मैं महसूस करता था कि ये जो चीज सबको आसानी से समझ में आनी चाहिए थी, वो हमारे भारतीय नेतृत्व समझ में क्यों नहीं आ? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में काम करता था। साथ बहादुर शाह जफर मार्ग हमारा दफ्तर होता था। उन दिनों शेख और इंदिरा गांधी के बीच में वार्ता हो रही थी। फिर से शेख को पुनः स्थापित करने की कोशिश हो रही थी, बात था सारथियों के साथ। और उस दौरान शेखुल्लाह को उसी जहां हमारा दफ्तर था उसकी सड़क पार कोटला लेन पर 3 नंबर का बंगला, वहां मेरे लिए सिर्फ सड़क पार करना था शेख साहब के साथ मिलने को। और क्योंकि मुझे जानते थे तो मुझे रोकता था नहीं कोई। हर दूसरे तीसरे दिन में वहां उनके पास पहुंच जाता और कर सकता। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, नेहरू और आप, तो विवाद क्या, झगड़ा क्या? तो क्या चाहते थे वो और क्या आप नहीं चाहते? और पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ ऐसी उनकी बात सुनकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे ये धोखा दिया या ऐसा कुछ नहीं। हालांकि और सब नेताओं के बारे में वो काफी कुछ कहते रहे, पटेल पे, किदवाई के बारे में वगैरह वगैरह। इनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो चाहते थे कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों का नेतृत्व करूं, क्योंकि ये मेरी समझ में आ गया। क्योंकि कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो चुकी थी। अब्दुल कलाम आजाद बहुत बूढ़े हो चुके थे, इनफेक्टिव थे, और रफी अहमद तिवारी बहुत छोटा था, मामूली नेता। कोई ऐसा नेता नहीं था जो कांग्रेस को एक सेकुलर फेस दे सके। कोई मुस्लिम लीडर नहीं था। और शेख अब्दुल्ला वाज द राइट पर्सन। अब मैंने कहीं से क्या हो रही, आप कभी ऐसा मौका आपको दे रहे थे और इसमें कभी आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। देखा नहीं, मैं मुझे मंजूर नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा आई वांट कश्मीर टू बी a Muslim state always, not demographically only but culturally as well. That defines his policy. ये जिंदगी में उन्होंने यही कहना चाहा और किया। नेहरू और शेख अब्दुल्ला they were only using each other. वो एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें शेख अब्दुल्ला कामयाब रहा और नेहरू कामयाब नहीं रहा। उन्होंने केवल उसे मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश नहीं की, उसे पार्लियामेंट्री गारंटी, भारतीय संवैधानिक गारंटी प्रदान करवा दी। That's what he did.
तो इससे बेसिकली इट वाज ए कम्युनिटी सब, इसमें बाकी सब चीजें हैं ही नहीं, सोचने की ही नहीं। और दूसरी बात, बड़ी बात जो मुझे, मैं मानता हूं शेख अब्दुल्ला ने कोई आंदोलन महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं चलाया, बल्कि कश्मीरियों ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। कश्मीर का आंदोलन लाहौर में शुरू हुआ और दो बड़े इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स जिनके अपने अपने गर्ज थे। एक अहमदिया चीफ था बशीरुद्दीन महमूद, उसे महसूस हो रहा था कि अहमदिया सेक्ट पंजाब में फैल नहीं रहा, सुन्नी मुसलमानों का विरोध बहुत जोरदार है और वो वायलेंस पर उतर सकते हैं, और वो वायलेंस के लिए तैयार नहीं थे। मतलब उनकी जमात उतनी ताकतवर नहीं थी तब तक। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि कादियान से उठकर और लाहौर में ऑफिस लाए। लाहौर उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हेडक्वार्टर था। उसको एक ब्रिलियंट आइडिया है, उसने कहा इफ नॉट पंजाब व्हाई नॉट कश्मीर। कश्मीर को कादियानी क्यों नहीं बनाया जाए, उनको अहमदिया क्यों नहीं बनाया जाए, और एक टीम भेजी गई कश्मीर को एसेस करने के लिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो एक टीम कश्मीर गई। कश्मीर का दौरा करने के बाद जब वो वापस रिपोर्ट देने पहुंचे तो उन्होंने कहा मिर्जा साहब किस मुसीबत में फंसते जा रहे हो। उसने कहा क्यों? उन्हें कश्मीर के मुसलमान पूरी तरह मुसलमान नहीं, वो उनमें से कुछ तो अपने आप को ऋषि किसी ऋषि के साथ सब जुड़ा हुआ मानते हैं, बहुत से शाकाहारी है, बहुत सारे उनके रसूमात। वो अगर आपको कश्मीरी मुसलमानों को जमात में देखना है तो आप दरगाह में जाइए, मजार पर जाइए, स्थानों में जाइए, मस्जिद में नहीं। तो बशीरुद्दीन को पहले तो धक्का लगा, लेकिन बशीरुद्दीन उस समय के मुसलमान नेताओं में वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट लीडर्स थे, जिसे इकबाल भी मानते थे। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले कश्मीरी मुसलमानों को सही मुसलमान बनाना है, और 35 से 36 स्कूल जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए। और उस वक्त शेख अब्दुल्ला कश्मीर वापस लौटे नहीं थे, वो अलीगढ़ से नहीं आए। When Sheikh Abdullah came, he founded complete change। और दूसरे बड़े नेता थे इकबाल। तो ऐसी हालत में हिंदुस्तान के मुस्लिम पॉलिटिक्स ने जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन, बशीरुद्दीन और इकबाल ने हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर कमेटी बनाई गई, वो भी लाहौर में, बिना किसी नेता के पूछे या उसकी सदस्य। और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनी तब तक शेख साहब का कोई भी रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर में तब तक पारित नहीं माना जाता था जब तक कि वो लाहौर से अप्रूव कर दे। The whole movement was conducted and controlled by Kashmir Committee run by Lahore। सिचुएशन इस तरह की थी। तो ऐसे सिचुएशन को समझने के बाद अगर आज आंदोलन चला रहे हैं, जो हथियार चला रहे हैं, जो गोलियां खा रहे हैं, मर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि आपने अपने लिए कब लड़ाई लड़ी? आपने अपनी गली के लिए, अपनी नाली के लिए, अपनी सड़क के लिए कब
आंदोलन चलाया? कब आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आंदोलन चलाया? कब अपने अपने रोजगार के लिए आंदोलन चलाया? आप एक हाईसेक सोसाइटी के शिकार हैं, और इसलिए आज अगर पिछले 18-20 सालों में जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्शन 18 गुना ज्यादा हो गया है, तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग। जो ड्रीम आपने अपने नौजवानों को दिखाया है, वो ड्रीम अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो नौजवान जिसके बचपन से, जैसे अभी ये कह रहे थे 6 साल 7 साल की लड़की ने कहा जब मेरी शादी होगी तो मेरे बच्चे होंगे तो वो भी जहादी बनेंगे। ये ड्रीम आपने 6 साल 7 साल के बच्चे से दिया है। अब वो नौजवान हो गया है, कॉलेज में पढ़ चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है या ट्रेनिंग कर चुका है, उसके बाद भी उसको लग रहा है, उसको यही दिया गया है कि इस्लामी देश बनेगा, इस्लामी शरीयत चलेगी, और या फिर मरेंगे तो मरने के बाद वहाँ पूरे मिलेंगे। ये सिचुएशन एक वक्त इस नौजवान के लिए ऐसी पोजीशन पर पहुँच जाती है जहाँ वो देखता है कि ड्रीम तो पूरा होगा नहीं, मैं न उस दुनिया का रहा न इस दुनिया का रहा, और इस डिप्रेशन का एक रास्ता है चर्च होता है। And you will be surprised that in Kashmir, all types of drugs known in the world are being used, including the snake venom. So don't think that वो लोग हम पिट गए हैं, अपनी इज्जत को हम भाग गए। इसमें हमें कोई शर्म इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम हथियारबंद लोग नहीं थे, हमने तलवार चलाना नहीं सीखा था, हम ज्ञान की बातें करते थे, शिक्षा हमारा गहना माना जाता था, इसलिए हमारे लिए तो विद्वान हर जगह ऐसे पलायन करते रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ढलते रहे हैं, जालिम राजाओं के नीचे से उतरे। लेकिन how do you handle these millions of youth who are now under depression? इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमको याद रखना चाहिए कि अगर हमें बचाना है तो हमें वो संस्कृति, वो एहसास, वो सिविलाइजेशन बचानी है, उसको जिंदा रखना है, उसको दोबारा रिपीट करना है, उसको अपने इतिहास का एक हिस्सा बनाना है। अक्सर कहा जाता है कि हिस्ट्री टीच यू द ओनली थिंग दैट हिस्ट्री डज नॉट टीच एनीथिंग। लेकिन ऐसा सच नहीं है। हिस्ट्री का एक दूसरा भी प्रभाव है कि जो हिस्ट्री को भूल जाता है, हिस्ट्री उसे भूल जाती है।